अब देखिए इसमें एक एक चीज को हम देखेंगे। द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में सबसे पहले हम जाने कि जीव कहते किसको है, यही ना। सबसे पहला शब्द क्या आता है, जीव, और दूसरा शब्द आता है जगत। तो जीव बोलेंगे किसको, क्या सभी को हम जीव बोल सकते हैं, ये मार्कर को हम जीव बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। किसको बोलेंगे, तो जीव के लक्षणों को दो भागों में बांटा गया है, देखेंगे। तो जीव के पास क्या होंगे, लक्षण, कुछ न कुछ लक्षण होंगे। तो इनके लक्षण को हम दो भागों में बांटे हैं। एक लक्षण ऐसा होता है जो केवल और केवल जीव के अंदर ही पाया जाएगा। एक ऐसा लक्षण जो किसके अंदर पाया जाएगा, इसको बोलेंगे परिभाषित लक्षण। और एक ऐसा लक्षण जो जीव में भी पाया जा सकता है और निर्जीव में भी पाया जा सकता है, इसको बोलेंगे अपरिभाषित लक्षण। तो जीव का परिभाषित लक्षण और अपरिभाषित लक्षण देखेंगे। उपापचयन, पहला लक्षण क्या है, तो उपापचयन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मेटाबॉलिज्म, यानी जीवों के शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसी को हम बोलते हैं उपापचय। परिभाषा के अनुसार से जीवों के शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को उपापचय कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो समझोगे जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन जो करते हो किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। हो गया, भोजन किस रूप में हुआ, ठोस रूप में हुआ। अब भोजन में होगा क्या क्या, तो भोजन में हो सकता है प्रोटीन, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड सब हो सकते हैं। हमको मालूम है कि हमारे शरीर को बनाने में किसका रोल है, कौन से अणु का रोल है, प्रोटीन का रोल है। किसका रोल है, अच्छा, प्रोटीन का स्रोत जैसे अंडा और दूध खाते हैं हम, तो अंडा और दूध खाते क्या हूबहू वही प्रोटीन हमारा शरीर में निकलेगा। दूध तो लिक्विड रूप में है, हमारा शरीर कहीं ठोस रूप में है, कहीं नरम रूप में है ना। तो इस प्रोटीन को करता क्या है, तो भोजन ठोस रूप में हम ग्रहण करते हैं तो उसको मुंह जो है हमारा उसको चबा चबा के नरम बना देता है। हमारे शरीर में जाकर भोजन में से प्रोटीन अलग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, लिपिड अलग हो जाएगा ना। तो इसको क्या कर रहा है, तोड़ा जा रहा है कि जोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो एक अब ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही उन सभी को हम क्या बोलेंगे, उपापचयन बोलेंगे। ये में कोई दिक्कत, तो उपापचयन दो प्रकार का होगा। एक देखिए, भोजन को तोड़कर प्रोटीन अलग कर लिया, अब फिर प्रोटीन हमारा शरीर में दूध वाला प्रोटीन काम नहीं करेगा, प्रोटीन को और तोड़ देगा, यह तोड़ देगा एमिनो एसिड के रूप में। किसके रूप में, एमिनो एसिड के रूप में टूट गया। यही एमिनो एसिड को फिर हमारा शरीर का अपना प्रोटीन, हमारा शरीर जो है इसको अपने रूप में ढाल लेगा। दूध पी रहे हैं, हमारे शरीर का मैंने आँखों का रचना करना है, फेस का रचना करना है, हड्डियों को बढ़ाना है ना, तो इसमें भी प्रोटीन चाहिए। तो दूध वाला प्रोटीन, दूध को बनाने वाला प्रोटीन एमिनो एसिड को तोड़ लिया सबसे छोटा रूप में, और इस एमिनो एसिड को मान लिया जाए कि आँख बना रहे हैं, तो इसको ऐसे सजा लिया, सजा दिया, तो आँख की संरचना बना दिया। कौन बनाया, एमिनो एसिड। प्रोटीन का स्रोत कहाँ से लिए हम लोग, भोजन से। तो दो काम देखिए इसमें हुआ है। एक काम हुआ है जो ठोस रूप में भोजन ग्रहण किए उसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तोड़ा गया, और दूसरा फिर से उसको बनाया गया। तो इधर से भोजन में से प्रोटीन को निकालिए, प्रोटीन में से एमिनो एसिड को निकालिए, तो तोड़ने वाला काम हो गया। एक एक एमिनो एसिड को फिर जोड़ दिया गया। क्या किया गया, जोड़कर। तो जो जोड़ा जाएगा इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, देखिए पूरा हिंदी में लिख रहे हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध, इस जगह बंध भी लिख सकते हैं। तो एमिनो एसिड को कौन सा बंध बनाया, पेप्टाइड बंध। जब एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध में बन जाता है तो यही कहलाता है प्रोटीन। क्या कहलाया, तो अब यह प्रोटीन का संरचना किसका बना लिया, आंख का। तो दो अभिक्रिया देखे हैं, एक जोड़ने वाला और एक तोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला को बोलते हैं अपचयन, तोड़ने वाला को अपचयन और जोड़ने वाला को उपचयन। तो केटाबोलिज्म और
एनाबोलिज्म। अंग्रेजी के दो शब्द है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। तो दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इस चीज को समझ गए। यानी जितने भी जीव है, चाहे वह छोटा जीवाणु हो या बड़ा हाथी हो, उसके शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होंगे ही होंगे, यह निर्जीव में नहीं हो सकता है। दूसरा ये, जितना भी जीव है उसका शरीर बना होगा किसका, बिना कोशिका का किसी भी जीव के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। और तीसरा, उसके अंदर उद्दीपन होंगे। उद्दीपन समझिए कि वातावरण के प्रति उसका शरीर जो है वह संवेदना व्यक्त करेगी। जैसे गर्मी आ रहा है तो क्या होगा, हमको पसीना चुएगा, ठंड होगी तो क्या होगा, ठिकुरन होगी ना। तो यही क्या कहलाता है, वातावरण के प्रति उद्दीपन कहलाता है। तो सभी जीव किससे उद्दीपन करेंगे, वातावरण से। तो यह तीन गुण को समझ गए आप लोग। यह तीन जो है परिभाषित गुण है, किसका परिभाषित गुण है, जीव के। तो जीव के लक्षण को दो भाग में बांटे हैं, परिभाषित लक्षण और अपरिभाषित लक्षण। तो एक उपापचयन, दूसरा कोशिकीय व्यवस्था और तीसरा उद्दीपन। ये तीनों को समझ गए। अब आइए अपरिभाषित लक्षण भी लिया गया, जैसे वृद्धि। हम लोग पढ़े थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7वां से 8वां से 9वां से 10वां से, कि जीव वह है जो वृद्धि करता है, जनन करता है, उसी को हम जीव कहते हैं ना। लेकिन अब बदल गया, यहाँ पे जीव के अलावा निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। जैसे हम सुन रहे हैं कि हर साल पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। तो क्यों बढ़ती है, तो पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, नदी किनारे देखेंगे बालू का ढेर बढ़ता चला जाता है, तो वहाँ पदार्थों का संग्रह हो रहा है। किसका संग्रह हो रहा है, पदार्थों का संग्रह करने से उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो वो भी निर्जीव भी तो वृद्धि कर रहा है। पहाड़ को हम सजीव कह सकते हैं, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, हर साल हिमालय पहाड़ की ऊंचाई बढ़ रही है। तो किससे बढ़ रही है, तो पदार्थों के संग्रहण से बढ़ रही है। अच्छा, सजीव में भी वृद्धि हो रहा है और निर्जीव में भी वृद्धि हो रहा है। सजीव में जो वृद्धि हो रहा है उसके शरीर के अंदर से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, अंदर से हो रहा है। और निर्जीव में जो वृद्धि हो रहा है सो, लेकिन यह लक्षण तो सजीव और निर्जीव दोनों में पाया गया। तो इसलिए इस लक्षण को अब हम बोलते हैं कौन सा लक्षण, अपरिभाषित लक्षण। तो समझ गए आप लोग कि क्यों वृद्धि को जीवों की परिभाषित लक्षण में नहीं रखा गया है। अब एक और लक्षण है जनन। हम पढ़ते जीव जनन करते हैं, क्या सभी जीव जनन करते हैं? जैसे आप देखेंगे थर्ड जेंडर समझ रहे हैं ना, आता है ताली बजाने बच्चों के जन्म के पर, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हिजरा कहते हैं। तो उसको देखे हो कभी, उसका बच्चा होता है। अब बच्चा नहीं होता है तो उसको हम सजीव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो इसलिए जनन को क्या किया गया, हटा दिया गया है। कौन सा लक्षण से, परिभाषित लक्षण से। इतना समझ में आया कि जीव के अंदर कितने लक्षण, 5। कितने लक्षण, परिभाषित लक्षण कितने, अपरिभाषित लक्षण कितने, 2। इसका डिफिनीशन कर लोगे, लिख लोगे कि सजीव क्या है, इनके लक्षण को वर्णन करे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सजीव क्या है, इसके लक्षणों का वर्णन करे, हो जाएगा एक। देखिए एक ढड्ढर पन्ना इसी में लिखा हुआ है। कंसेप्ट क्लियर हमारा, उसके बाद किताब पढ़ोगे। अब चलिए जीव जगत जितने भी है उसमें हम सजीवों की प्रजाति को देखेंगे। तो पूरी दुनिया में जिसमें ये 5 गुण है, जिसमें यह 5 गुण है, अब मुख्य रूप से कौन सा गुण होना चाहिए, ये 3, ठीक। जिसमें 5 गुण है, तो पूरी दुनिया में जो जंगल देखे थे, पूरी दुनिया में देखेंगे तो अलग अलग जीवों के समूह होते हैं। एक समान मिलते जुलते गुण वाले जीवों का एक समूह बना दिए हम लोग। तो उस समूह को हम बोले प्रजाति। क्या बोले, जैसे प्रजाति में कौन आ जाएगा, तो मनुष्य। जितने मनुष्य है वह एक जाति का हो जाएंगे। जितने कुत्ता हो गया एक जाति का हो गया। जितना बंदर हो गया वह, क्योंकि जितना मनुष्य है उसके पास सब चीज एक जैसा है, जितना कुत्ता है उसके पास सब चीज एक जैसा है, जितने बंदर है सब चीज एक जैसा है। और सबसे बड़ा गुण होता है प्रजाति का कि वह आपस में अंतः प्रजनन करते हैं। जैसे बंदर कभी कुत्ते के साथ प्रजनन नहीं कर सकता है, कुत्ता कभी बिल्ली के साथ प्रजनन नहीं कर सकता है। तो अपने ग्रुप में जो प्रजनन करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे,
एक समान दिखने वाले जीव जो अपने ही ग्रुप में जनन करते हैं, उसको अपने ही ग्रुप में जनन को बोलते हैं अंतः जनन। क्या बोलेंगे? तो जो अपने ही ग्रुप में अंतः जनन करते हैं उसी के समूह को क्या कहते हैं? प्रजातित कहते हैं। तो अभी तक जगत मतलब क्या होगा? पूरी दुनिया। जगत मतलब पूरी दुनिया। पूरे दुनिया यानी पूरी पृथ्वी पर सजीवों की प्रजाति। प्रजाति की भाषा को समझ गए, किसको प्रजाति बोलेंगे? एक समान दिखने वाले जीव जो आपस में अंतः प्रजनन करेंगे, उसी को हम, उसके समूह को क्या बोलेंगे? जैसे में मनुष्य एक प्रजाति है, मनुष्य में क्या है? एक नर है और एक मादा है, आपस में दोनों प्रजनन करके संतान को उत्पन्न करते हैं। गाय में जाओगे तो गाय एक अलग प्रजाति हो गई, उसमें सब आपस में प्रजनन करके बच्चे को पैदा करते हैं। फिर कुत्ता कुत्ते के साथ, बिल्ली बिल्ली के साथ। तो ये सब समूह एक प्रजाति हुआ। और ऐसा जब अभी तक पता लगाया गया है तो कुल मिलाकर कितने प्रजाति मिले हमको? 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजाति अभी तक हमको पता है। अब सोचो कि हमको द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियों की संख्या है और सबको एक एक करके पढ़ने लगे तो क्या होगा? हम पढ़ पाएंगे? हमको पढ़ने के लिए कितना समय मिलता है? आप इंटर में आए हो तो 2 साल, मात्र 2 साल से भी कम समय है। तो क्या हम पूरे जीवन एक एक प्रजाति को पढ़ने लगे तो हमको कई जन्मों लेना पड़ेगा। एक जन्म में तो संभव ही नहीं है। 60 साल की उम्र होता है ना, इसी में तो सब काम करना है। पढ़ने के लिए कुछ निश्चित समय है, उसके बाद फिर कमाने के लिए भी समय चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब इसको पढ़ने के लिए, एक एक जीव को पढ़ने के लिए हम लोग एक तकनीक निकाले हैं। उसी तकनीक को हम वर्गीकरण कहते हैं। तो पहले एक एक टॉपिक को समझिए। पूरी दुनिया में सजीवों की प्रजाति कितनी हो गई? 1.7 से 1.8 मिलियन। सभी एक जाति दूसरे जाति से देखने में क्या एक जैसे है? क्या कुत्ता बिल्ली दोनों एक जैसा देखने में है? तो दोनों में एक दूसरे से देखने में अंतर हो गया। इसी को हम कहते हैं जैविक विविधता। यानी पूरी दुनिया में जितने भी जीव है उसको मिलाओगे तो एक जैसी नहीं है। तो इस धरती पर आपसे पूछा जाए जैविक विविधता कितने हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन। तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बायोडाइवर्सिटी। तो जैविक विविधता हमको गिनती में आ गया कितना? 1.7 से 1.8 मिलियन। अब इतनी जीवों को सबसे पहले हमको समझना क्या होगा? पहले पहचान करना पड़ेगा। सभी जीवों को क्या करना पड़ेगा? पहली पहचान करेंगे, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं, फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण करते हैं और फिर उसके बाद सिस्टेमिक यानी वर्गीकरण पद्धति को पढ़ेंगे इसमें। तो पहले समझिए कि जैसे ही कोई भी जीव हमारे वातावरण में आते हैं तो उसको हम देखते हैं, बाहर से आकार को देखते हैं, आकृति को देखते हैं, उसके आधार पर उसको हम पहचान करते हैं। जैसे आपके घर में कोई नया संतान जन्म लिया, सपोज डैट, तो वह जैसे ही जन्म लेता है तो हम लोग उसको क्या देखते हैं, क्या पहचान करते हैं? लड़का है या किसके आधार पे? कोई किसी गुण के आधार पे पहचान करेंगे। तो उसके अंदर मौजूद लिंग के आधार पे ही ना पहचान करते हैं कि स्त्री लिंग है या पुरुष का लिंग है। अगर स्त्री लिंग है तो वह मादा हो गई, पुरुष का लिंग उसमें है तो वह नर हो गया। तो नर और मादा के रूप में पहचान करते हैं। ठीक किसी भी जीवों को सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो जैविक विविधता में जितने भी जीव है उसको क्या होना, पहले पढ़ना पड़ेगा, हमको पहचान करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे ही हम पहचान कर लेते हैं तब उसका हम नामकरण करते हैं। अपने यहाँ क्या होता है? लड़का है तो कुमार कह देते हैं, लड़की है तो कुमारी। नाम से स्पष्ट हो जाता है ना कि कौन लड़का है कौन लड़की है। तो जैसे ही पहचान हुआ तो फिर उसका छठी के दिन क्या करते हैं? उसका हम नामकरण कर देते हैं। अब उसका वर्गीकरण करेंगे। तीसरा गुण क्या हो जाएगा? तो अपने परिवार में कोई बच्चा जन्म लिया तो देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, इसी को उदाहरण समझे। कोई बच्चा अगर जन्म लिया, जिस समय जन्म लिया उस समय उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान में क्या पहचान करते हैं? नर है या
मादा है ना। अगर नर है तो उसका नाम कुछो दे दो, राजा दे दिए ना। अगर मादा है तो क्या नाम दे दिए, रानी कह देंगे। नामकरण हो गया। अब उसका हम वर्गीकरण करेंगे। पहले से मान लिया जाए उस परिवार में, पहले से उस परिवार में 5 पुरुष है, 5 पुरुष है और 4 महिला है, 4 महिला है। अब वर्गीकरण किस में करेंगे, राजा होगा तो किस में डाल देंगे, पुरुष में कि महिला में। राजा होगा तो पुरुष में, और रानी होगी तो, अगर राजा जन्म लिया तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो अब हो जाएगा 6 पुरुष और 4 महिला। अगर रानी जन्म ली तो और 5 महिला। कितना अच्छा चीज है। तो वर्गीकरण कर दिए ना उसको हम लोग, कितना आसानी से वर्गीकरण कर दिए, पुरुष और महिलाओं के समूह में हो गया। अब जब वर्गीकरण कर दिए तब उसका सिस्टमेटिक यानी वर्गीकरण पद्धति देखेंगे कि पहले से जब पुरुष और महिला को वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पे किया गया है, किस नियम के आधार पे किया गया है। तो अब उसका आधार का वर्गीकरण का क्रमबद्ध आधार को पढ़ेंगे, उसी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक वर्गीकरण पद्धति। ये पूरा समझ में आ गया। पूरा देखोगे एक पन्ना और खत्म आपका किताब का, जाकर पढ़ोगे तो एक पन्ना और खत्म। आगे चले हम लोग, ये में कोई दिक्कत। अब चलिए जो वर्गीकरण पद्धति है उसी को हम पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग जैसे घर में एक बच्चा जन्म लिया, उसका नामकरण पहचान कर लिए, नामकरण कर लिए, स्त्री पुरुष में डाल दिए। तो अब हमारा घर से बनेगा टोला, घर से टोला बन जाएगा, टोला से गांव, गांव से पंचायत, पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से राज्य और राज्य से। तो एक क्रमबद्ध है ना, एक क्रम है कि नहीं है। पहले क्या है क्रम, जैसे इतना क्रम समझ गया आसानी से। पहला क्रम क्या है कि कोई एक सदस्य है, पहला क्रम यही ना है, कोई एक सदस्य है। सबसे पहले कोई एक फैमिली का सदस्य है, हो गया। उस सदस्य से एक परिवार बना, एक परिवार बना, एक परिवार से एक टोला बना, उस टोला से फिर क्या बना, गांव बना, उस गांव से फिर क्या बनेगा, पंचायत बनेगी, इस पंचायत से फिर क्या बनेगा, प्रखंड बनेगा, इस प्रखंड से फिर क्या बनेगा, जिला बनेगा, जिला से फिर क्या बना, राज्य बना, फिर राज्य से क्या बना, देश बना। तो इस प्रकार एक कड़ी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। क्या इस कड़ी में से किसी को हटाकर हम इस कड़ी को रेगुलर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार टैक्सोनॉमिक यानी वर्गीकी, हियरार्की मतलब क्रम होता है। तो वर्गीकी ये भी एक प्रकार का क्या किया गया है, देश में लोगों का वर्गीकरण किया गया है ना। एक क्रमबद्ध रूप से सजाया गया है कि देश में कितने व्यक्ति, राज्य में कितने, जिला में कितने, प्रखंड में कितना, पंचायत में कितना, गांव में कितना, टोला में कितना, परिवार में कितना, परिवार में सदस्य कितना। तो एक व्यक्ति से एक व्यक्ति की पहचान हम किसके रूप में कर लेते हैं, एक देश के रूप में हो जाती है। तो इसमें से बिना कड़ी का अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति गया अपना राज्य, जिला, प्रखंड को छुपा कर, यह व्यक्ति अपना नाम खाली लेकर और चला गया किसी पाकिस्तान में या चला गया अमेरिका में, और वो अपना देश का राज्य का पहचान नहीं बता रहा है, उसको सरकार क्या करेगी, वहाँ गिरफ्तार कर लेगी, बोलेगी आतंकवादी लग रहा है, बम फोड़ने आ गया ना, कह देगा। तो एक जो कार्ड बनता है, किसी का भी जो पहचान कार्ड आपका बनता है, उसमें देखेंगे सभी चीज़ का जिक्र रहता है। हम भी अपनी पहचान करते हैं, क्रमबद्ध रूप से बोलते हैं अपना नाम, परिवार, टोला, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य और देश। तो एक सदस्य की पहचान किसके रूप में है, पहचान कौन दे रहा है, देश दे रहा है ना। ठीक इसी प्रकार अब हम किसको कर पर इसी से संबंधित समझेंगे जीवों के बारे में कि जीवों का क्रमबद्ध रूप क्या है। तो इस क्रम को समझ गए ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ये सबसे ऊंचा क्रम हो गया और यह सबसे नीचे। तो एक देश में सबसे निचले पायदान पे कौन आ जाएंगे और सबसे ऊंचा कौन आ जाएगा,
देश से बड़ा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता है, महादेश में तो पूरे वर्ल्ड आ जाएंगे, तो उसमें भी पहचान हो जाएगा, देश से बड़ा महादेश हो गया ना। अब महादेशों को जोड़ोगे तो पूरा वर्ल्ड। लेकिन हम अभी कहां तक रुक जाएंगे? देश तक। हम केवल इसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उदाहरण है। हम किसको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? हियरिकी का मतलब होता है क्रमबद्ध। हियरिकी का हिंदी मतलब क्या होगा? क्रमबद्ध। तो हम क्रमबद्ध जैसे देखें अपने देश में लोगों की, ठीक उसी प्रकार क्रमबद्ध देखेंगे जीवों की। किसकी क्रमबद्ध देखेंगे? जीवों का। अब जीवों के क्रमबद्ध को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी के कैटेगोरीज। आप उसमें देखेंगे इसका लिखल होगा हिंदी में वर्गीकी संवर्ग, एक वर्गीकी संवर्ग। टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी को क्या लिख देंगे? वर्गीकी संवर्ग। अब इसमें वर्गीकी संवर्ग क्या है? तो वर्गीकी संवर्ग में सबसे पहले कौन आ जाएगा? टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब आ जाएगा वर्ग। टैक्सॉन का मतलब क्या बोलेंगे इसको? वर्ग। तो वर्गीकी संवर्ग यानी टैक्सॉन का पूरा कैटेगोरी है। क्या क्या कैटेगोरी है बहुत देखिएगा। सबसे पहला टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी में सबसे बड़ा कौन होगा? उसके बाद कौन आएगा? फाइलम और डिवीजन। देखो बोलते चलो याद हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? फाइलम और डिवीजन। उसके बाद क्या आ जाएगा? क्लास के बाद क्या आ गया? ऑर्डर के बाद क्या आ जाएगा? फैमिली के बाद क्या आ जाएगा? और जीनस के बाद क्या आ जाएगा? स्पीसीज। तो कितने क्रम हुआ? 7। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। बस पूरे जीवों को इतने ही पद में सजा दिया गया है, मात्र 7 पद में। कुल मिलाकर समझो तो बायोलॉजी का 7 गो पिलर है। आप लोगों को ट्रिक याद है ना? क्या ट्रिक दिए थे? हाँ, ट्रिक दिए थे आपको हम एस जी फॉक डीवी फाई किंग। अब इसको आप याद है तो S4 G4 F4 O4 C4 DV4 फाई4 किंग 4 है ना। कितना आसान है। तो पूरे जीवों को हम समझ गए ना कि टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी किसको बोलेंगे? तो स्पीसीज से लेकर किंगडम तक 7 वर्गों में दुनिया के सभी जीवों को, दुनिया में कितने जीव की प्रजाति? 1.7 से 1.8 उतनी प्रजाति को सजा दिया गया है। तो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? अब इसके अनुसार से जब भी कभी प्रश्न पूछेगा तो सजा दोगे। नीट में खूब पूछता है इसे, मेडिकल एग्जाम में खूब पूछता है, समझ गए? अब कर रहे लड़का। अब आइए हम समझेंगे किसको? अब समझेंगे टैक्सॉन का। हम तो टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी समझ गए। अच्छा, टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी में कोई दिक्कत हुआ? टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी क्या है? पूरे जीवों का एक वर्ग है। अब समझेंगे टैक्सॉन क्या है। तो टैक्सोनॉमी कैटेगोरी में एक एक ग्रुप को हम एक एक टैक्सॉन या टैक्सा बोलेंगे। जैसे किंगडम में एक एनिमेलिया है ना, हम पढ़े थे मोप्रोफूपलान एनी। तो एनी में कौन? एनिमेलिया। सबसे पहले हम अपने आप को ढूंढेंगे। ये पूरे किंगडम में टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी में सबसे पहले हम मनुष्य है तो अपने आप को ढूंढेंगे, ठीक। तो हम जो आते हैं वह किस किंगडम में आएंगे? तो एनिमेलिया एक प्रकार का क्या है? किंगडम है। एनिमेलिया को क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। एनिमेलिया एक टैक्सॉन है। क्लियर? फिर दूसरा जैसे हम देखेंगे तो एनिमेलिया के अंदर आता है फाइलम, आ जाएगा कोडेटा। कौन चीज आ जाएगा? समझिएगा, फाइलम आ जाएगा कोडेटा। और कोडेटा क्या है? एक प्रकार का टैक्सॉन है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो कोडेटा के अंदर क्लास आ जाएगा मैमेलिया, यानी स्तनीय। तो मैमेलिया एक प्रकार का क्या है? टैक्सॉन है। फिर उसके बाद देखेंगे ऑर्डर में आ जाएगा प्राइमेटा। प्राइमेटा एक प्रकार का क्या है? टैक्सॉन है। फिर आ जाएंगे हम लोग फैमिली में देखेंगे होमिनिडी। तो होमिनिडी एक प्रकार का क्या है? टैक्सॉन है। फिर आपके बाद देखेंगे हम कि जीनस में आ जाएगा होमो। होमो एक प्रकार का क्या है? टैक्सॉन है। फिर अब आ जाओ सबसे अंतिम में हम लोग किस में आएंगे? सेपियंस। स्पीसीज क्या है? सेपियंस। सेपियंस एक प्रकार का क्या है?
टैक्सॉन। अब अपने आप को खोजो कि हम किस प्रजाति में है, तो हम कौन सा प्रजाति में है? सेपियंस में। हमारा जीनस क्या है? हमारा फैमिली क्या है? होमिनिडी। कौन चीज़ है? एकदम याद हो जाएगी, होमोनिडी। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। हमारा क्लास क्या है? मेमेलिया। हमारा फाइलम क्या है? और हम किस किंगडम में आते हैं? एनिमेलिया में। तो अपने आप को ढूंढ लिए कि हमारा पद कहाँ पे है, इस सातों पद में कहाँ पे है। और जो भी पद है, हर एक पद एक क्या है? अपने आप में एक टैक्सन है। क्या है? जैसे एनिमेलिया एक जीवों के समूह हो गए, ये क्या है? एक प्रकार का टेक्सा है। तो जितना कुत्ता है, तो कुत्ता का मतलब क्या? सभी कुत्ते, तो सभी कुत्ता एक टेक्सा हो गया। जितने बिल्ली है, सब बिल्ली एक टेक्सा हो गए। जितने बंदर है, सब बंदर एक टेक्सा। बंदर एक अलग टेक्सा। आम का पौधा, जितने आम है वह सब एक टेक्सा है। खजूर का पौधा, जितने खजूर है वह सब एक टेक्सा है। यानी जीवों को जितने भी समूह है, सबको एक अलग टेक्स। अब ऐसे लिखल पूछ देगा, टैक्सा, टैक्सा या टैक्सन। तो टैक्सा या टैक्सन को समझ गए ना, कि जितने भी ग्रुप है सब अपने आप में क्या है? एक टैक्सा है या टैक्सन है। क्लियर? तो इसमें हम अपने आप को देखेंगे तो एनिमेलिया भी एक टैक्सॉन है, कोडेटा भी एक, मेमेलिया भी एक, प्राइमेटा भी एक, होमिनिडी भी एक, होमो भी एक, और स्पीसीज भी एक टैक्सॉन है। तो टैक्सॉन और टैक्सोनोमिक कैटेगरी दोनों समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? अब टैक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है? तो एसजी फॉक, डीबी फाई, किंग। और टैक्सॉन पूछेगा तो जितने भी उसमें संवर्ग है सब अपने आप में क्या कहलाएगा? टैक्सॉन। कुत्ता एक अलग टैक्सॉन, मनुष्य एक अलग टैक्सॉन, बिल्ली एक अलग टैक्सॉन। समझ गए? अब थोड़ा सा ऊपर लेकर बढ़ेंगे तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, हम सब एक एक क्लास में आ जाएंगे। वह क्लास क्या कहलाएगा? मेमेलिया। तो उन सभी को एक गुण के आधार पर एक क्लास में डाल दिए तो मेमेलिया भी क्या हो जाएगा? एक टैक्सॉन हो जाएगा। यानी किसी भी आधार पे जीवों को जो हम ग्रुप बना दिए वह सब ग्रुप क्या कहलाएगा? टैक्सा। तो आप टैक्सॉन, टैक्सा और टैक्सोनोमिक कैटेगरी समझ गए? तो पूरे टैक्सा को कितने कैटेगरी में बांटा गया? 7। इसी को हम क्या बोल दिए? यह क्रम याद रहेगा ना, ये क्रम कभी उल्टा नहीं पढ़ना। सबसे नीचे क्रम कौन है टैक्सोनोमिक कैटेगरी में? सबसे उच्च क्रम में कौन है? अच्छा देखिए, जितना नीचे जाएंगे स्पीसीज में, उतना उसमें एक समान गुण ज्यादा मिलेगा। जैसे मनुष्य, जितना मनुष्य है वह स्पीसीज क्या है? सेपियंस। सबके पास 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, मुंह में 32 दांत, 2 पैर, 2 हाथ, सब मिलेगा। तो जितने मनुष्य एक समान मिल जाएंगे। उसके ऊपर जाएंगे जीनस में तो इससे कम गुण मिलेगा। उसके ऊपर जाएंगे फैमिली में तो इससे भी कम गुण मिलेगा। उसके ऊपर जाएंगे ऑर्डर में तो कम गुण मिलेगा। यानी जैसे ही निचले से ऊपर की ओर जाते हैं, विविधता, समानता घटती जाती है और विविधता बढ़ती जाती है। 2 शब्द समझ में आया? समानता और विविधता। तो एक समान जो दिख रहा है उसको समानता बोलेंगे, और अलग अलग दिख रहा है उसको हम विविधता बोलेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि किसमें सबसे अधिक मिलता जुलता गुण होगा? ऑप्शन ए में देगा क्लास, बी में दे देगा ऑर्डर, सी में दे देगा फैमिली और डी में दे देगा जीनस। तो आप किसके साथ जाओगे? किसके साथ जाओगे? तो सबसे अधिक समान गुण किसमें मिलेगा? और जैसे ऊपर जाएंगे उससे कमता चला जाएगा। जैसे आप देखिए, क्लासे में चलेंगे, मनुष्य, कुत्ता, बंदर और बिल्ली, ये तीनों के एक साथ रख ले है तो तीनों में गुण अलग अलग है ना। तीनों में क्या हो जाएगा? अलग अलग। प्राइमेटा में आ जाएंगे तो बंदर और मनुष्य को एक साथ रख ले है, बंदर और मनुष्य को एक साथ रख ले है, कुत्ता बिल्ली को अलग कर दिया है। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय सब 4 पैर वाला है और मनुष्य और बंदर सब 2 पैर और 2 हाथ वाले हैं। तो इसमें गुण ज़्यादा मिल रहा है, इसमें गुण कम मिल रहा है। उसके नीचे जैसी होमिनिडी में आएंगे, फिर होमिनिडी में मनुष्य को अलग छांट लिया। फिर उसके नीचे होमो और सेपियंस, ये दोनों में आएंगे तो होमो सेपियंस में केवल और केवल मनुष्य है। हम लोग पढ़े भी थे कि वैज्ञानिक नाम मनुष्य का क्या है?
होमोसेपियंस है। तो दो चीज समझ में आपको आ गया होगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सन। अब आगे चले इसको, कोई की दिक्कत है जी? पहला क्लास कर रहे उसको भी। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में एक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? स्पीसीज। अब स्पीसीज का परिभाषा क्या होगा आप देख लीजिए, यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये कौन चीज है, ये कौन चीज है, वो कौन चीज है, ये कौन चीज है? नीचे देखिए, शेर, बाघ, चीता, ये सब अपने आप में क्या है? एक अलग अलग स्पीसीज है ना। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब परिभाषा होगा तो परिभाषा लिखेगा कि एक समान जीवों के समूह जो निकट संबंधित हैं एवं अंतः प्रजनन करते हैं उसे जाति कहते हैं। क्लियर? तो एक समान जीवों के समूह जो निकट संबंधित है, एक दूसरे से काफी संबंधित है, इन दोनों को काफी गुण क्या है? आपस में मिल रहा है। और सबसे बड़ा है कि वो आपस में क्या करते हैं? अंतः प्रजनन करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। जैसे अच्छा बताओ, शेर बाघ के साथ प्रजनन कर सकता है? बाघ चीता के साथ प्रजनन कर सकता है? कौन? चीता अपने आप, चीता केवल चीते के साथ प्रजनन करेगा, बाघ केवल बाघ के साथ ही प्रजनन करेगा, और शेर केवल शेर के साथ ही प्रजनन करेगा। तो इसीलिए हम शेर को एक अलग प्रजाति, बाघ को एक अलग प्रजाति और चीता को एक अलग प्रजाति में बांट दिए हैं। और यह क्या है? इट इज द लोएस्ट कैटेगरी, यह सबसे निम्न संवर्ग है। यह सबसे स्पीसीज क्या है? सबसे निम्न की सबसे ऊंचे, सबसे निम्न संवर्ग है। फिर आगे देखेंगे इसको हम। अब इसमें उदाहरण के लिए हम उठाते हैं, जैसे कॉमन नाम, जेनेरिक नाम और स्पेसिफिक इपिथेट है। तीन नाम को समझिएगा। मैंगो, आम को हम समझ रहे हैं सबसे पहले, यहाँ जो आम देख रहे हो ना कहीं पे, आम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो हम जानते हैं कि वैज्ञानिक नाम दो अक्षर से मिलकर बना होता है, जीनस और स्पीसीज। इस जेनेरिक नेम को हम क्या समझ जाए? जीनस। क्या समझ जाए? स्पेसिफिक नेम को स्पीसीज। तो किसी भी जीवों का नाम दो अक्षर से बना होता है, जीनस और स्पीसीज। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। इसी प्रकार पोटैटो का सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक इसी प्रकार नाइट शेड का नाम हो जाएगा सोलानम नाइगर। ठीक इसी प्रकार टोमेटो का नाम, बैगन, टोमेटो का नाम हो जाएगा सोलानम लाइकोपेरसिकम। उसी के बाद ब्रिंजल का नाम हो जाएगा सोलानम मिलोनजीना। तो यह किसके वर्ग में आ गए? प्लांट्स में। किस में आ गए सब? ठीक इसी प्रकार देखिए, बाघ, लायन, टाइगर, लिपर्ड और मॉडर्न मैन। अब लायन, यह जीनस क्या है इसका? स्पीसीज क्या है? लियो। टाइगर का जीनस क्या है? अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे। एक परिभाषा समझ गए ना। अब किसका परिभाषा देखेंगे? जीनस का। अब है ना, जीनस में देखेंगे क्या है? एक समान गुण एवं निकट संबंधित जातियों के समूह को वंश या जीनस कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो वंश, अंग्रेजी में बोलेंगे तो जीनस। अब इसका फोटो देखोगे, जैसे आलू, टमाटर और बैगन, इस सब का जीनस कौन है? सोलानम। कौन सा जीनस है? सोलानम। ठीक उसी प्रकार शेर, बाघ और चीता, इस सब का जीनस क्या है? पैंथेरा। और यहाँ देखिए बिल्ली है ना, दोनों एक के बिल्ली लग रहा है तोरा? अरे ये अपन घरैया बिल्ली है, आई जंगली बिल्ली है, नहीं देखने में लग रहा है, हैं? तो ये दोनों का, जंगली बिल्ली हो चाहे घरैया बिल्ली हो, ये दोनों का जीनस क्या है? फेलिस। तो बिल्ली किस जीनस में आ जाएंगे? फेलिस। ये किस जीनस में आ जाएगा? पैंथेरा। और ये सब एक जीनस में आ जाएगा। तो सब अलग जाति, सब अलग अलग है, लेकिन सब जीनस किस में आ गए? एक में आ गए। समझ गए बात को? तो जीनस की परिभाषा को भी समझ गए, फोटो से इसके बारे में भी समझ गए। समझ गए ना? अब आगे चले।
एकदम आसान है ना। अब आगे देखो, जो पढ़े उससे आई फोटो में काफी आसान। फैमिली, अब फैमिली किसको, देखो फैमिली के बारे में समझेंगे तो फैमिली की परिभाषा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक समान गुण वाले एवं निकट संबंधित वंश जीनस को, जीनस के समूह को फैमिली हिंदी में कौन सी बोलेंगे, कुल कहते हैं। अब ट्रिक जो दिए थे एस जी फॉक, देखो अपने से बना सकते हो, फॉक डीवी फाई किंग। तो अभी तक हम क्या देखेंगे, एक समान गुण वाले और निकट संबंधित स्पीसीज को क्या बोलेंगे, जीनस, और एक समान गुण वाले निकट संबंधित जीनस को क्या बोलेंगे, फैमिली, और एक समान गुण वाले और निकट संबंधित फैमिली को क्या बोलेंगे, ऑर्डर, और एक समान गुण वाले और निकट संबंधित ऑर्डर को क्या बोलेंगे, क्लास। देखो कितना अच्छा परिभाषा है, खाली एक चीज याद हो जाएगा, सातों की परिभाषा हम आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा उदाहरण याद रखना पड़ेगा, याद करने की चीज जो होगी वह उदाहरण होगा। तो एक ही परिभाषा ना बार बार चला रहा है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा, एक समान गुण वाले पौधे और एवं निकट संबंधित पौधे के समूह को हम डिवीजन कहेंगे, और एक समान गुण वाले एवं निकट संबंधित जंतुओं के समूह को फाइलम बोलेंगे, ठीक। और एक समान गुण वाले और निकट संबंधित फाइलम को एनिमेलिया, और एक समान निकट गुण वाले, एक समान गुण वाले और निकट संबंधित पौधे के समूह को प्लांट्स किंगडम बोलेंगे। तो अंतिम में किंगडम को हम लोग पर दो भाग में बांट दिए, पूरे जंतु को डाल देंगे किसमें, एनिमल्स में, अब पूरे पौधे को किसमें डाल देंगे, प्लांट्स में। अब आगे चलेंगे, क्या दुए भाग में बांटेंगे, क्या और भाग होगा, ये हमको आगे देखने का चीज है। अभी केवल इतना ही समझे। तो अब एस जी फॉक डीबी फाइकिंग क्रम आपको याद है, तो परिभाषा भी एकदम आसान से सबको लिख सकते हो, न लिखा जाएगा। बस दो चीज, एक परिभाषा याद है, क्या हो गया, केवल बदला जाएगा कौन चीज, वंश के समूह को क्या बोलेंगे, फैमिली, यानी जीनस के समूह को क्या बोल दिए, फैमिली, फैमिली के समूह को क्या बोल देंगे, ऑर्डर के समूह को क्या बोल देंगे, और क्लास के समूह को क्या बोल देंगे, डिवीजन या फाइलम, और डिवीजन और फाइलम के समूह को क्या बोल देंगे, किंगडम। है ना आसान। तो परिभाषा एकदम आसान है, इसी परिभाषा को कंटिन्यू हम किए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि एक समान गुण वाला कौन है, आलू। यहाँ पे देखिएगा फूल है, यहाँ पे देखिएगा, इस फूल को देखे है, किसका फूल है ये। अब देखिए फैमिली आ जाएगा कौन कौन, सोलानेसी में किस किस जीनस को डाल दिए है, तो सोलेनम को, पेटूनिया को और धतूरा को। तो इन सभी जीनस को एक साथ एक फैमिली में डाल दिए, इस फैमिली का नाम क्या हो गया, सोलानेसी। ठीक इसी प्रकार देखिएगा शेर, बाघ और बिल्ली को ऊपर चलेंगे फैमिली में, तो एक के फैमिली में डाल दिया है, किसके साथ, फेलिडी के साथ। जीनस अलग है, जीनस शेर, बाघ और चीता का पैंथेरा, और बिल्ली का क्या था, फेलिस। लेकिन इसको जब फैमिली में आया था एक साथ डाल दिया गया, किसमें, फेलिडी में। आ गया बात समझ में, कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जीवों का संख्या बढ़ता चला जाएगा, प्रजातियों की संख्या बढ़ती चली जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो घटता चला जाएगा। ऊपर जाएंगे तो विविधता बढ़ता चला जाएगा, नीचे जाएंगे तो विविधता घटता चला जाएगा। ऊपर जाएंगे तो विविधता बढ़ेगा, समानता घटेगा, और नीचे जाएंगे तो विविधता घटेगी और समानता बढ़ेगी। ये हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब कौन सा आता है, ऑर्डर। ऑर्डर का परिभाषा सेम वैसी हो जाएगा, एक समान गुण एवं निकट संबंधित फैमिली कुल के समूह को ऑर्डर या गण कहते हैं। हो गया। अब इसमें उदाहरण हम लोग देखेंगे। अब एक क्या जाएगा, फिर पांचवा पोजीशन क्या है, पांचवा है कि छठा है, पांचवा। कितना पोजीशन पढ़ना है, मात्र 7 गो। तो पांचवा तक पहुंचे हम लोग। पांचवा का परिभाषा देखिएगा कि एक समान गुण एवं निकट संबंधित ऑर्डर गण के समूह को क्लास, वर्ग, क्लास। अंग्रेजी में लिखेंगे तो भी क्लास, हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, वर्ग। लेकिन अधिकांशतः जगह कैसे लिखना पड़ेगा हमको, कॉलस संयुक्त आकार दंती स, क्लास कहते हैं। परिभाषा हो गया।
तो अब इसमें देखेंगे कि इन सभी जंतुओं को, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है, बंदर है, मनुष्य है, इन सभी को क्लास में एक साथ रखा गया है। ठीक उसी प्रकार आलू है, आम है, इधर लीची नहीं है, संतरा है, धतूरा है, भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी पौधे हैं इस सबको एक साथ रखा गया है। किसमें? क्लास में। अब देखिएगा, क्लास हो गया डाइकोटिलीडोनी और क्लास हो गया मैमेलिया। तो डाइकोटिलीडोनी क्या है कि जिसके पास 2 बीज पत्री होते हैं। तो इन सभी के बीज में कितने बीज पत्री? 2। इसमें ऑर्डर किसको किसको एक साथ रख लिया गया? पॉलीमोनियल्स और ऑर्डर स्पिंडल्स। 2 भिन्न भिन्न ऑर्डर को एक साथ किस में डाल दिए? डाइकोटिलीडोन्स में। अच्छा, हो सकता है पौधे में कुछ कम समझ में आया तो आ जाइए क्लास में, जंतु में। क्लास मैमेलिया के अंदर 2 के डाला गया है, एक ऑर्डर प्राइमेटा और एक ऑर्डर कार्निवोरा। तो ऑर्डर प्राइमेटा में कौन आ जाएगा? मनुष्य और बंदर। इन सभी को एक साथ डाला गया है, किसके साथ? कार्निवोरा। यानी यह सब कौन चीज खाने वाला है? मांसाहारी। तो जितने भी मांसाहारी है उसको हम कार्निवोरा में डालते हैं। और बंदर और मनुष्य किस श्रेणी में आएंगे? यह आ जाएंगे किस ऑर्डर में? आ जाएंगे प्राइमेटा में। किस में आ जाएंगे? प्राइमेटा में। अच्छा, यहाँ पर चले जाओगे तो गाय भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गाय को भी ले आएंगे। गाय का ऑर्डर बदल जाएगा, वह हो जाएगा नॉन प्राइमेट्स। चूहा भी आ जाएगा इसमें, उसका भी ऑर्डर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉन प्राइमेट्स। बकरी भी आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी? नॉन प्राइमेट्स। और इन सब को एक गुण के साथ डाल दिया गया है, किसमें? मैमेलिया में। मैमेलिया गुण क्या है? तो ये सभी अपने संतान को दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? यानी सभी दूध देने वाले जंतु है। तो सभी अपने संतान को क्या पिलाता है? सभी संतान को दूध पिलाता है। तो इस गुण के आधार पर सबको किस में डाल दिए हैं? मैमेलिया में। तो सबका एक एक गुण के आधार पर सजाते हुए जा रहे हैं हम लोग। क्लास को समझ में आ गया। अब चलिए अगला पद में, क्लास के ऊपर क्या होगा? बताओ जरा, बताओ क्लास के ऊपर क्या होगा? फाइलम या डिवीजन। अभी दोनों को समझोगे। एक समान गुण वाले एवं निकट संबंधित पादपों के क्लास वर्ग के समूह को डिवीजन, हिंदी में क्या बोलेंगे? एकरा भाग। क्या बोलेंगे? भाग कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा एक समान गुण वाले एवं निकट संबंधित जंतुओं के क्लास के समूह को फाइलम कहते हैं। अब देखिए, जितने पौधे हैं, जितने पौधे का वर्ग है, सबको एक साथ किस में डाल दिए हम? डिवीजन में। किस में डाल दिए? सबको एक साथ हम डाल दिए डिवीजन में। और जितने भी जंतुओं के समूह है किस में डाल दिए? देखिए, ये पूरा जंतु है, सांप, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, सबको हम क्या बोलेंगे? एक फाइलम में डालेंगे। और जितने भी क्लास है, किसके क्लास? पौधे के क्लास, उसको हम क्या बोलेंगे? डिवीजन बोलेंगे। अब डिवीजन में क्या क्या आ जाएगा सो देखेंगे। अब एक डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। इसके अंदर डाइकोटिलीडोन, मोनोकोटिलीडोन दोनों को डाल दिए हैं। और एक डिवीजन, एक फाइलम है कोडेटा। कोडेटा के अंदर किसको किसको डाल दिए हैं? तो एम्फीबिया। एम्फीबिया में आ जाएगा मेढक, जो जमीन पर भी रहता है और जल में भी रहते हैं। उसके बाद आ जाएगा रेप्टिलिया, जो रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे सर्प, सरीसृप। तीसरा आ जाएगा एबीज, जो आसमान में उड़ते हैं, पक्षी। इस सबको क्या बोलेंगे? एबीज। और तीसरा हो जाएगा ममेलिया, यानी जितने भी स्तनीय प्राणी अपने संतान को दूध पिलाते हैं। तो संतान को दूध पिलाने वाले पक्षी, सांप और जल जमीन दोनों पर रहने वाले, इन सभी को एक साथ किस में डाला गया है? कोडेटा में डाला गया है। समझ गए बातों को? तो ऊपर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? समानता बढ़ रही है कि विविधता बढ़ रही है? ऊपर बढ़ेंगे तो विविधता बढ़ेगी और नीचे आएंगे तो समानता बढ़ेगी। हमारा डिवीजन तक का परिभाषा खत्म। अब आ जाइए, सबसे अंतिम बचा हुआ है कौन चीज? किंगडम। सबसे अंतिम कौन चीज है हमारा?
किंगडम को देखेंगे तो एक समान गुण वाले एवं निकट संबंधित जंतुओं के फाइलम, संघ या डिवीजन, भाग के समूह को किंगडम कहते हैं। तो अंतिम में सबको एक जितने पौधे हैं सबको डाल देंगे किसमें? किंगडम प्लांटी में। और दुनिया में जितने भी जंतु है सबको डाल देंगे किसमें? किंगडम एनिमलिया में। जंतु देखिए, यह मक्खी है, स्टार फिश है, मक्खी है, स्टार फिश है, ऐसे ऐसे जंतु जिनके बारे में अभी देखे पोरीफेरा, अभी तो पढ़े नहीं हुए एनिमलिया, उसमें देखेंगे कि बिना हाथ पैर वाला जंतु, ऐसे जंतु होंगे कि पूरा देह में छिद्र होगा। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु, जितने भी जंतु है, तो ये एक मक्खी है, ये स्टार फिश है, जल में रहने वाला, सांप, तोता, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, मनुष्य, बंदर, सबको डाल दिया है किसमें? किंगडम एनिमलिया में। और जितने भी पौधा है किसमें डाल दिए है? किंगडम प्लांटी में। तो इस तरीके से हमारा खत्म हो गया ये, कोई दिक्कत इसमें? अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विद एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण को पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ। ये पूरे दुनिया में सबको देख रहे हो ना, एक के चीज को कॉपी है। अब देखोगे, अब तो समझ में आएगा। देख क्या कहला, एक के चीज की 4-5 बार लिखा गया है। ये क्या है? किंगडम। इस सबको किस में डालेंगे? किंगडम एनिमलिया में। अच्छा, किंगडम एनिमलिया में से देखो किसको हटा दिए? समझो, तुमको पहले के दिखाई दे रहा था, अब गेम समझ में आ रहा है? खेलो हमारे साथ। खेल नहीं है? ये खेल है कि नहीं है? तुमको समझने के लिए खेल है। तो इसमें से मक्खी को हटा दिया, अब क्या बन गया? फाइलम को डेटा। अच्छा पीछे देखिए, इसमें मक्खी है ना। अच्छा, आप सोच सकते हो कि किस गुण के आधार पे उड़ाए हैं इसको हम? सोचिए। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, मक्खी में रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, तो हटा दिए इसको। लेकिन एनिमलिया में जंतु में था ना सब एक साथ, इसमें से मक्खी को हटा दिए। अब देखिए आ गया कौन चीज? फाइलम को डेटा आ गया। अब सोचो कौन सा उड़ेगा इसमें से? तोता उड़ जाएगा। देखते हैं अगला बार। दोनों को उड़ा दिए, अब क्या बचा? अब तोता अपना बच्चा को दूध पिलाता है जी? नहीं ना पिलाता था, तो दूध नहीं पिलाता था, इसको हटा दिए यहाँ से। अब मेमेलिया में बचा, तो इस सब अपने बच्चे को क्या करेगा? दूध पिलाएगा। समझ में आ रहा है? एक वर्ग बन रहा है ना गुण के आधार पे। अब आ जाइए, अब किसको उड़ा दे इसमें से? तीनों को उड़ा दिया। अब क्या बचा? कार्निवोरा। अब देखिए, मनुष्य को मांस खाने वाला शरीर नहीं रखे हैं, तो ये सब मांसाहारी है। कुत्ता, बिल्ली, शेर और बाघ, ये सब क्या खाता है? तो मांस खाने वाले आधार पर इसको हम किस में डाल दिए? कार्निवोरा में डाल दिए। आया समझ में? तो अब उड़ेगा इसमें से। अब उड़ाओ। अब किसको उड़ा दिए हम? अब देखिए ये कौन सी बचा? फैमिली फेलिडी। तो फैमिली फेलिडी में बिल्ली, शेर, बाघ एक साथ है ना। कहते हैं कि बाघ के मौसी किसको कहते हैं? बिल्ली को कहते हैं। कहते हैं ना, क्यों कहे? क्योंकि बिल्ली से ही कौन बना है? तो इसलिए बाघ के मौसी किसको? तो इतना जो है डाइवर्सिटी हमारे दादा दादी भी जानते थे ना। वो कहते थे कि बिलाई बाघ के मौसी है, इसके पास गुण ज्यादा है। क्या गुण ज्यादा है? पेड़ पर चढ़ जाएगी, लेकिन बाघ और शेर पेड़ पे नहीं चढ़ पाते। इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि बिल्ली शेर की मौसी है। तो मौसी का मतलब कहते हैं एक खानदान से है कि नहीं है? आपका मौसी एक खानदान से होगा ना जी। तो मौसी का मतलब एक खानदान से है। अब आगे देखे, अब आगे चलो। बिल्ली को हटा दिया गया, और किसको रखा गया? पैंथेरा को। तो जीनस पैंथेरा में शेर और बाघ दोनों आ जाएगा। लेकिन क्या दोनों आपस में जनन करेगा? जनन तो नहीं करेगा, इसलिए दोनों का जाति अलग अलग है। अब एक के बेर सबको हटा देंगे, तब अब अंतिम में बचल है कौन चीज? टाइगर। स्पीसीज क्या हो जाएगा इसका? टाइग्रिस। कितना अच्छा गेम है, आया समझ में? अब इससे अच्छा कभी समझ में आएगा? स्पीसीज से लेकर किंगडम तक
यहाँ क्या है, टाइगरिस स्पीसीज से लेकर एनिमेलिया तक। आ गया समझ में? खूब बढ़िया, सबका परिभाषा के साथ सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब आगे चले हम लोग अलग अलग हम संबंधों को देखते हैं। कुछ जीवों को अलग अलग हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम बांटेंगे, एक मनुष्य है, मक्खी है, आम है और गेहूं है। अब किताब में भी देखिएगा ये 4 उदाहरण दिया है ना, किताब में भी सेम 4 उदाहरण है। अब यहाँ देखेंगे तो मनुष्य का कॉमन नेम क्या है, मैन, और इसको बायोलॉजिकल नाम क्या है, होमो सेपियंस। जीनस का नाम क्या है, इसका फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा, इसके क्लास का नाम क्या हो जाएगा, और इसके फाइलम और डिवीजन का नाम क्या हो जाएगा, कोडेटा। अंतिम कैटेगरी किस में लाएंगे मनुष्य को, किंगडम एनिमेलिया। जितने जंतु है किस में आ जाएगा, तो ये दोनों किस में आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा एनिमेलिया में। ये दोनों किस में आ जाएगा, एनिमेलिया में। ये दोनों किस में आ जाएगा, प्लांटी में आ जाएगा। लेकिन सबका जीना, सबका स्पीसीज सब अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे किसके बारे में, अब हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, ठीक। घर में माछी उड़ता है ना, तो एक घर के माछी को समझो। अब घर के माछी के नाम जानो, कोई पूछेगा तब। तो घर के माछी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, मस्का डोमेस्टिका। अब कभी भी घर का मक्खी तुम्हारे घर सामने से उड़े तो क्या बोलोगे, ए मस्का डोमेस्टिका ना। मम्मी देखेगी तो 4 बेलना खींच कर देगी जे क्या बोल रही है ना। तो आप पढ़ना तो हमको इसमें है, बायोलॉजी है ना, तो याद कैसे करोगे, जब भी देखोगे क्या बोलोगे, मस्का डोमेस्टिका। अरे बाबू देखो तो पीछे गेट खुला है कि, जो तो पीछे गेट बंद करता, खिड़की बंद कर, गेट बंद कर, फटाफट जाता, आवाज आ रहा है बाहर से, कखिन से समझ में नहीं आ रहा है। सब गेट बंद कर बढ़िया से, सब खिड़की बंद करो। तब तक कह रहे कि एसी चल रहा है, पूरा कूल का नहीं हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक 10 बेंच वाला के ठंडा लगा देता है रे, लड़का से केकुरल रहेगा। जब चलाते हैं 12th क्लास में, क्लास चलते रहता है, तो उस समय देखते हैं कि 2 रूम तक के लड़का से केकुरल रहेगा 2 रूम के बाद का लड़का सा नॉर्मल रहेगा, और अंतिम वाला में जाकर ना गर्मी रहेगा ना ठंडा रहेगा, वो नॉर्मल टाइप से रहेगा। तो थोड़ा सा कभी तक तो थरथरा देना चाहिए था, लेकिन है कथी, इनमें से ठंडा हवा जा रहा है, उनमें से सूरज की रोशनी आ रही है, तो गर्म हवा भी आ रहा है, दोनों मिलकर बिजली बिल हमारा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा लग ही नहीं रहा है। लग रहा है जी, लग रहा है ठंडा थोड़ा। अब चल, जब भी देखेंगे हम मक्खी को क्या बोलेंगे, एकदम बोलिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे, मस्का डोमेस्टिका। और इसका जीनस का नाम क्या हो गया, तो स्पीसीज का नाम क्या हो जाएगा, डोमेस्टिका। इसका फैमिली का नाम क्या हो गया, मस्कीडी। क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा। अच्छा, इसका क्लास क्या हो जाएगा, इंसेक्टा। और इसका फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा का मतलब होता है कीट, जितना भी कीड़ा है सबको क्लास किस में डाल दिए, इंसेक्टा में। और जितने भी कीट पतंग में देखेंगे जिसका पैर जुड़ा हुआ है, ऑर्थोस और पोडा। पोडा मतलब पैर, आर्थो मतलब जुड़ा। मक्खी को देखोगे ना तो का पैर लगेगा इससे जुड़ल है ना, जुड़ल। तो वह जुड़ा हुआ पैर के गुण के आधार पर इसका नाम पड़ गया क्या, आर्थ्रोपोडा। जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे ना तहाँ सबका चर्चा करना है। अब आ जाइए समझ, अभी केवल नाम जानिए, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जीनस नाम क्या है, स्पीसीज नाम क्या है। अभी तक हम आम के आमे जान रहे थे, मक्खी के मक्खी जान रहे थे ना। अब उसके हम वर्ग को भी जान गए और उसके नाम को भी, वैज्ञानिक नाम को भी जान गए। अब मैंगो को बोलोगे, मैंगो का वैज्ञानिक नाम, मैंगो का जीनस क्या है, मैंगो का फैमिली क्या हो जाएगा, एनाकार्डिएसी। तुर के बोलोगे, ANA से एना, CAR से कार, है ना, एनाकार्ड, DI से डी हो जाएगा, एनाकार्डी। देखो लंबा वर्ड है, कैसे बोलेंगे, एनाकार्डी AC। क्या बोलेंगे,
कितना आसान से बोल लिए ना। ऐता को वर्ड को जब एक साथ बोलने के लिए आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कितना आसानी से बोल लिए अलग अलग तोड़ कर। तो अब तुम लोग भी बोलो, इसको क्या बोलेंगे? एनाकार डीएसी। लंबा नाम को बोलने आ गया ना, तो कुछ तनको सानी दिक्कत ना, ABCD आपको आ रहा है, ABCD पढ़ने आ रहा है, अलग अलग तोड़ कर एक बार बोलेंगे, 4-5 बार बोलेंगे तो लंबा लंबा शब्द भी बोलने आ जाएगा ना बोलने। बोलो तो क्या बोले? एनाकार डीएसी। क्लियर? सबसे तुम बोलो तो क्या बोले? एनाकार डीएसी। अगर तू बोल ली है, तू ऊपर जाकर कुछ अच्छा कर जाओगे तो समझो तुम अपने रोल मॉडल बन जाओगे अपने टोला के लिए। हम इधर जब आई तब हम उसको आर्ट्स में भेज दिए। साइंस समझ में आ रहा है तोरा? कर लोगे, निकल जाओगे एक बार में ना। साइंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आर्ट्स में लोग मेहनत न करने के डर से भाग जाते हैं। दुनिया में उठा कर देखिएगा तो आर्ट्स भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, खराब सब्जेक्ट नहीं है। UPSC निकालने के लिए बच्चे आर्ट्स को चूज करते हैं, शौक से पढ़ते हैं। तो अधिकांशतः जो टॉपर्स होता है वह आर्ट्स वाले बच्चे कर जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ से हिंदी भाषा में पढ़े वाला अब भारतीय भवन क्या गेस गाइड से याद कर नंबर लाने वाला बनेगा? नहीं। जब भी UPSC की तैयारी करने के लिए जाओगे तो बड़े बड़े, अभी एक दिव्यकीर्ति सर है, विकास दिव्यकीर्ति सर, ओझा सर, इन सभी सर को देखिएगा तो एक के बात बोलेंगे, 6ठा से लेकर 10वां तक पहले स्टार्ट करते हैं NCERT पुस्तक। आप अगर 6ठा से 10वां तक पढ़ रहे हो तो उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पढ़े हो तो कहते कोई बात नहीं, आप अगर नहीं पढ़ के आओ चलो फिर से पढ़ लो। तब इंटर BA करने के बाद वो कहाँ से स्टार्ट करता है? 6 to 10 पहले NCERT पढ़ता है, फिर 11-12 NCERT। इतना ही को पढ़ कर UPSC निकाल सकता है। तो हम लोग को शुरू में है क्या अपने एरिया में? सबसे पहले तो जब स्टार्ट करते हैं तो टीचर नहीं है NCERT पढ़ाने वाले। सबसे पहली कमी है अपने यहाँ, टीचर नहीं है NCERT पढ़ाने वाले। उनको खुद NCERT के वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आता है, उन NCERT के शब्द को समझ में नहीं आता है। देखिए NCERT के एक शब्द को समझने या समझाने के लिए बहुत लंबा देर तक हम लोग को डिस्कशन करेंगे तब समझ में आएगा। तो वो आसानी के लिए क्या कर लेते हैं? साइड बुक, भारतीय भवन कोई उठा लिए, कोई लुसेंट उठा लिए, माने इसी प्रकार से अन्य साइड बुक से उठा कर बच्चों को कहते पढ़ो, उसी से पढ़ाते रह जाते हैं, जो कि आगे चलकर उसके नुकसान हो जाता है। बाद में अंतिम में क्या करते हैं? छोड़ना, परीक्षा में तो खाली पास करना है, चल गेस से क्वेश्चन कर देते हैं, गेसिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिखा देते हैं, लड़का याद कर लेता है, परीक्षा में पास कर जाता है। तो क्या वो लड़का कभी कंपटीशन निकाल पाएगा? केवल बोर्डे पास करके रह जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर किसी भी कंपटीशन को अच्छे से निकालना हो तो आपको किताब का एक एक लाइन और एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा एक वर्ड को भी। पुस्तक को अपने से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पुस्तक कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे। आपको अगर उसमें दिक्कत कोई आ रहा है तब उस टीचर से पूछिएगा तो आपको पढ़ाएंगे, तब समझाएंगे। नहीं तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ा के निकल रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो 2 साल का सिलेबस 4 साल में ख़त्म होगा। इसलिए टीचर केवल और केवल टॉपिक पढ़ा के निकल जाएंगे। आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ना है, छोड़ना एक शब्द भी नहीं है। इतना तुम मेहनत करो, उसके बाद आने वाला कल तुम्हारा है। चलिए मैंगो के बारे में क्या बोले थे इसको हम लोग? एनाकार डीएसी। अब इसको किस ऑर्डर में डाला जाएगा? बोलो सब। स्पिंडल। क्या बोलेंगे? सीधा है SAPINDAL, तो स्पिंडल बोल लेंगे ना। स्पिंडल सब आसानी से बोल लेंगे। अंतिम में जोड़ दिया है ES, तो स्पिंडल हो गया ना। अब नीचे आ जाइए, इसको डालेंगे हम किस क्लास में? तो डाइकोटिलीडोनी। अब कितना आसान है, DI से पढ़ोगे डाई, DI से क्या पढ़ेंगे हम लोग? DI से डाई, COTY से कोटी हो गया, और LEDON से लीडोन। अंतिम में जोड़ दिया है AE, तो E जोड़ देंगे, हो जाएगा ना AE से E। तो पढ़ो डाई कोटे लीडोनी। पढ़ता सब एक बार, बड़ा शब्द को तोड़ के पढ़ो, डाई कोटे लीडोनी।
जैसे हम बोल रहे हैं शुरू से वैसे बोलिएगा। अब बाद में जब इसको देखिएगा तो आपको स्पेलिंग करने की आवश्यकता नहीं, देखते आप समझ जाइएगा वो डाइकोटिलिडोनी लिखल है। जैसे आप देखेंगे अनपढ़ आदमी से एको अक्षर पढ़ल लिखल नहीं है और उसको मोबाइल दे दो, अब मोबाइल में नाम देख कर समझ जाता है कि फलाना फिल्म के नाम लिखल है, फलने गाना होगा। अक्षर उसको ज्ञान नहीं है लेकिन देख कर समझ जाता है ना, तो उसका दिमाग में वो लेटर छप जाता है और उसके अनुसार से 2-3 बार सुन चुका है तो समझता है कि ऐसा लेटर लिखल है, इसका मतलब ये है, उसको अक्षर ज्ञान है ना। ठीक उसी प्रकार 1-2 बार पढ़ लोगे और जैसे ही देखेगा आंख तुम्हारा जाएगा वो डाइकोटिलिडोनी, ब्रेन क्या निकाल देगा शब्द अपने आप, डाइकोटी। अब पहला बार जन्म लिए होइएगा तो आम को देखने के बाद कोई लड़का पहला बार उसको दिखाओ तो पूछेगा पप्पा ये कौन चीज़ है, न कहेगा। तो 3 बार बोलोगे आम, 1 बार बोलो कथी है तो आम, तब कहेगा आम, फिर पूछो कौन चीज़ है तो आम। 5-10 बार 20 बार वो आम को देखता है, खाता है और तब वह सीख जाता है कौन चीज़, आम। तो अब उसके बाद उसको आम दिखाते बोल देगा कौन चीज़। इसी प्रकार शब्द को पहली बार जानने के लिए तो आपको आम केवल देखने के लिए आप उसको हाथ में लिए, खाए, स्वाद को समझे, तब आपका मेमोराइजेशन हुआ, दिमाग में शब्द बैठा कौन चीज़, आम। तो ये तो उससे बड़ा शब्द है। तो जब एक छोटा शब्द आम को समझने के लिए आपको इतना बार मेहनत करना पड़ा है तो इस शब्द को समझने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हमको है, मेहनत। कैसा मेहनत, प्रैक्टिस। सब कुछ किससे होगा, प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस एक सबसे अच्छा साधन है आपको तैयारी करने का। अब आगे आ जाइए, मैंगो को किस में डालेंगे, अब इसको भी बोलने का तरीका ANGIO, NGO, SPERM, स्पर्म, AE से स्पर्मी। तो अभी पढ़े थे ना हम टीबी पे जिया, तो उसी का आगे NGO स्पर्मी। तो किसी आया एक डिवीजन आया ना स्पर्मी, NGO स्पर्म आया। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन NGO स्पर्मी। अब हम क्या पढ़े थे, NGO स्पर्म। तो डिवीजन पूरे पौधा को कितने भाग में बांटे थे, 5, टीबी पे जिया, है ना। कितना आसान था वहाँ पे, तो 5 को वहाँ अलग अलग पढ़े हैं। अब पहला चैप्टर में केवल समझना है, तो मैंगो को डाल दिए किसमें, NGO स्पर्मी में। ठीक इसी प्रकार एक फल है, एक अनाज है ना, गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम, इसको पढ़ेंगे TRI, ट्राई कह दो या ट्री कह दो, जो पढ़ लो तुम लोग। ट्राई बोलो वो भी ठीक है, ट्री बोले वो भी ठीक है। TICUM, तो ट्राइटिकम या ट्रीटिकम बोल सकते हो। ट्राइटिकम बोले वो भी सही या ट्रीटिकम बोले वो भी सही। तो ट्राइटी बोलो या ट्रीटी बोलो, हो गया। और CUM से कम, तो क्या हो जाएगा, ट्राइटी कम। ST वम बोलो 2-4 बार, याद हो जाएगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम, ट्राइटिकम ST वम, ट्राइटिकम ST हो जाएगा याद। अब आगे देखेंगे इसका जीनस क्या है, ट्राइटिकम। अब इसका फैमिली क्या हो जाएगा, पोएसी, क्या हो जाएगा, देखिए CAE, इसको हम बोलेंगे C, क्या बोलेंगे, अब जोड़ दो पोएसी, क्या बोलेंगे, पोएसी। इसमें क्या था, एनाकार्डिएसी, ये भी है ना, ACEAE, इस सबको एक समान मिल रहा है। तो अंतिम बोलेंगे C, एनाकार्डिएसी, किसका, आम का। तो गेहूं का क्या हो जाएगा, पोएसी। पहले बोलना सीखिए। अब उसके बाद आ जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर किस में बोलेंगे, पोएलस, किसमें, इसमें देखिए स्पिंडेलस आ गया ना। तो पोएलस क्या हो गया इसका ऑर्डर। अब आ जाएंगे क्लास, किस क्लास में डालेंगे इसको, मोनोकोटिलिडोनिक में, किसमें, गेहूं को। कल परसों पढ़ाए थे ना मोनोकोटिलिडोन और डाई, कल ही तो खत्म किए हैं। तो गेहूं में 1 कोटिलिडोन किस में डाल दिए, मोनोकोटिलिडोन। आम में, अच्छा आम के बीज को देखे हो ना, पीपी बनाए हो उसको, पीपी नहीं बनाया, लड़कियां हम लोग पीपी बनाते तो का आठी के तोड़ का अंदर से निकालते थे, 2 निकलता है अंदर से 2, तो 2 क्या है, कोटिलिडोन है। और का निकाल का घस का हम लोग बनाते थे, पू करते थे। बचता है रे, खूब बढ़िया बचता है, नहीं बजाए हो तुम लोग,
बजाया है ना, हम सब बचपन में बजाले है ओकरा निकाल निकाल कर। तो केला के पत्ता के इसे लपेट कर फू कर दो ना, ओकरो हम लोग तोड़ कर बनाते थे। तो आम का आठी को तुम तोड़ देते थे, अंदर से निकलता था क्या गो, तो 2 गो क्या था, कोटिलीडॉन। तो उसमें क्या डाल दिए, आम किस में आ जाएगा, डाइकोटिलीडॉनी में। और गेहूं को टूटेगा 2 में निकलेगा, तो एक के है उसके पास कोटिलीडॉन, तो इसको बोलेंगे मोनोकोटी। अच्छा, दोनों अंतिम में आ जाएगा किसमें, एंजियोस्पर्मी में। यह था आपका ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगोरीज, यानी जीव और उसके टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी। तो कौन कौन सा जीव के बारे में देखे, मनुष्य के बारे में देखे। और किसमें देखे, घरेलू मक्खी। किसमें देखे, आम में। किसमें देखे, गेहूं में देखे। तो 4 गो की याद रह जाएगा ना, किताब आपको इस चैप्टर में केवल 4 गो की याद करने के लिए कहता है। अब आगे चले, अब यह टॉपिक है वर्ग की सहायता साधन। तो वर्ग की सहायता साधन में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा साधन, एक ऐसा मशीन जिसमें हम घुसे और किसी भी जीव के बारे में 7 पद के बारे में आसानी से जान जाए, उसी को हम बोलेंगे वर्ग की सहायता साधन। अब इसमें तुम आओ, हम एक फोटो यहाँ पे टांग दिए मनुष्य के लिखकर। अब मनुष्य में स्पीसीज का नाम दे दिए, जीनस का नाम दे दिए, फैमिली का नाम दे दिए, ऑर्डर का नाम दे दिए, यानी पूरा 7 पद सजा दिए। अब ऐसे तुम देख लिए, ओ मनुष्य का ही 7 पद, तो ये आपके लिए क्या हो गया, टैक्सोनॉमिक सहायता साधन। तो मतलब उसको समझने का साधन हुआ, 7 पद को समझने का साधन हुआ। तो इसी को हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या बोलेंगे, एड्स। एड्स का मतलब होता है सहायता वाला, सहायता साधन। ठीक, ये एगो एड्स बीमारी भी होती है ना। तो टैक्सोनॉमिक एड्स को देखिए कितने भागों में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। हर्बेरियम, दूसरा है बोटेनिकल गार्डन, तीसरा है जूलॉजिकल पार्क, चौथा है म्यूजियम, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां कैटलॉग्स। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितने प्रकार के अपने पास आ गए, 9 प्रकार के आ गए ना। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। टैक्सोनॉमिक एड्स में सबसे पहला कौन चीज है, हर्बेरियम। देखिए ये हर्बेरियम हाउस है, एक प्रकार का रूम है, जिस रूम में डाला हुआ है हर्बेरियम का। देखिए एक एक सीट, एक एक फाइल सजाया हुआ है ना, एक एक सीट। इस सीट को देखिए एक लंबा चौड़ा पेपर है ना। इस पेपर पे पौधा को सुखाकर दबाकर प्रेस करके रखा गया है। और उस पौधा के नाम, वैज्ञानिक नाम, क्षेत्रीय नाम, उसको किसने खोजा, अपना नाम पता सब लिख कर ऊपर डाल ले हैं। और इसमें हम घुसेंगे, फाइल को निकालेंगे तो पौधा दिखाई देगा हमको। ये पौधा, इसका देहाती नाम, क्षेत्रीय नाम क्या हो गया, अब वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, इसका जीनस क्या हो गया, स्पीसीज क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया। ये 3 गो समझ गए। तो इस पौधा को देखकर फोटो सहित पौधा भी सटा हुआ है, उसका वैज्ञानिक नाम भी लिखा हुआ है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया हमारे लिए, सहायता साधन हो गया। कैसा सहायता साधन, तो वर्ग की सहायता साधन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको, टैक्सोनॉमिक एड्स। देखिए इस पौधा का भी साटा हुआ है, ये अलग पौधा को साटा हुआ है, नीचे सब लिखा हुआ है इसके बारे में सूचना। तो यह कहलाएगा हर्बेरियम। क्या कहलाएगा, अच्छा हर्बेरियम में होता क्या है, तो हर्बेरियम पौधे के नमूनों का, किसके नमूनों का, एक भंडार गिरी है। देख रहे हो क्या है, भंडार गिरी है, जिसमें पौधे के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। तो ये कागज का शीट देख रहे हैं ना, इसमें पौधा के नमूना को पहले सुखा देंगे, अगर न सुखाएंगे तो कागजे को सड़ा देगा ना। तो सुखाकर दबाकर इस पर साट देते हैं, पहला काम। दूसरा क्या करते हैं, हर्बेरियम के शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। लेबल समझते हो आप, अपना कॉपी पर एक लेबल लगाते हो, आपका नाम लिखल रहता है, क्लास का नाम लिखल रहता है, सब लगल रहता है।
तो वही लेबल किस पे साट देंगे, हर्बेरियम की सीट पर क्या लगा दिया जाता है, लेबल। तो लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, सबसे पहले क्या देंगे, एकत्र करने की तिथि, उसके बाद स्थान, किस स्थान से एकत्र किए हैं, उसके बाद पौधे का इंग्लिश, फिर स्थानीय और फिर वैज्ञानिक नाम। जैसे आम लिए तो आम का क्षेत्रीय नाम क्या हो गया, आम, अंग्रेजी नाम क्या हो जाएगा, मैंगो। तो क्षेत्रीय नाम लिखेंगे आम, इंग्लिश नाम मैंगो। अब लिखेंगे वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या लिखेंगे, मैंजीफेरा, और उसके कुल का नाम, फैमिली का नाम। बस कहाँ तक लिखेंगे, केवल फैमिली का नाम करके, और एकत्र करने वाले का नाम अगर तुम किए हो तो तुम अपना नाम भी उसके नीचे लिख दोगे। और लिख का हर्बेरियम सीट बन गया, और इसको एक हाउस में जमा कर दिए। कहाँ जमा कर दिए, हाउस में। हो गया हमारा कौन चीज, हर्बेरियम। मान लीजिए कि तुम जमा कर दिए हो और तुम्हारे बाद दूसरे क्लास के बच्चा आया तो उसको तो उतना करना नहीं पड़ेगा, वो एगो सीट निकालेगा, देख कर समझ जाएगा वो आम का पौधा है, इसका आम, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, कुल का नाम याद हो गया, कौन किया था सब याद हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, एक टैक्सोनॉमिक एड्स हो गया, पहचानने का तरीका हो गया, आसानी से पहचान लिया। 2 नंबर में जब चलेंगे इसको हम, अब हर्बेरियम के बारे में समझ गए ना, हर्बेरियम में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही लेबल में क्या क्या रखते से है, ठीक ना, उसका लेबल दिया गया है। अब ये बोटेनिकल गार्डन, देखिए कितना अच्छा घूम रहा है आदमी, से घूम रहा है ना। कभी गए हो बोटेनिकल गार्डन में, चिड़ियाखाना में तो कभी नहीं गए हो, हैं? गए हो तो क्या लिखल देखे हो उस पर, पटना गए हो चिड़ियाखाना में, नाम बताओ तो क्या लिखल है पटना चिड़ियाखाना का, संजय गांधी जैविक उद्यान। जैविक उद्यान का मतलब हो जाएगा बायोलॉजिकल गार्डन, बायोलॉजिकल गार्डन। अब यहाँ पर कौन चीज है, बोटेनिकल। तो पटना चिड़ियाघर में गए हो तो एक तरफ पौधे फूल भी है और एक तरफ जंतु भी देखने को मिला। तो बायोलॉजिकल यानी जैविक के मतलब जंतु भी होगा और पौधा भी होगा। लेकिन वैसा एक गार्डन, ऐसा बगीचा, ऐसा उद्यान जिसमें केवल क्या है, केवल और केवल पौधा का संग्रह है, तो वह कहलाएगा बोटेनिकल गार्डन। ये देख रहे हैं ना, पूरा बोटेनिकल गार्डन है। अब सब में वो तख्ती लगाल होगा, जहां गुलाब के फूल होगा तो खाली गुलाबे के फूल, और उसका लिखल होगा वैज्ञानिक नाम और कुल। चिड़ियाघर में जाओगे तो हर एक पौधा के ऊपर वो तख्ती साटल है, हर पेड़ पर साटल है, और उस पर उसका लिखल है वैज्ञानिक नाम, कुल, कितना लंबा होता है, उसके सभी गुणों की चर्चा ऊपर लिखल रहती है। लेकिन आप तो जाते हो केवल वाह घूमने के लिए ना, शैक्षणिक उद्देश्य पूर्ति हो नहीं पाती है। सरकार पैसा देती है, 8वां तक मिडिल स्कूल के बच्चों को पैसा आता है शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए। शैक्षणिक परिभ्रमण का उद्देश्य है कि बच्चों को ले जाकर इन सभी चीज़ों के बारे में दिखाकर प्रॉपर यह जानकारी दिया जाए कि आम का पौधा है, इसका वैज्ञानिक के नाम क्या है, जीनस का नाम क्या है, इस कितने लंबा होते हैं, कौन कौन जगहों पर पाया जाता है, सब कुछ है। और जब हम चलते हैं तो लड़का से घर से खीर पूरी बना लेगा बढ़िया से, बैठ कर पिकनिक मनाएगा, खाएगा, लेकिन डायरी में नोट नहीं करेगा कि हाँ गए तो फलाने जगह आम देखे, आम का क्या क्या वैज्ञानिक नाम था। सो आपको डायरी में नोट करना होगा। कभी कभी कहानी पढ़े होगा, यात्रा वृत्तांत पढ़े हैं, कभी कभी कोई की यात्रा पे चलता है तो कहाँ से चले, कैसे चले, क्या देखे, नहीं देखे, क्या अच्छा चीज़ हुआ, सब नोट कर लेता है, और बाद में उसी को जो अच्छा चीज़ होता है उसको रख कर एक अलग यात्रा वृत्तांत बन जाती है। तो इसी प्रकार कहीं भी चलिए तो एक डायरी ले लीजिए, कब कौन सा घटना अनूठा हो जाए, भूल जाए, कोई लिमिट है, लेकिन लिखते चलोगे तो भूलोगे नहीं ना। अब देखिए, यह जीवित पौधे का क्या होता है, संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधे की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। किसमें, बोटेनिकल गार्डन में। तो पौधे की पहचान के लिए उगाया गया, और प्रत्येक पौधा पर क्या लगा रहता है, लेबल लगा रहता है, जिस पर वनस्पति, वैज्ञानिक नाम और उसके कुल का नाम लिखा होता है। तो पौधा को सामने से देख लिए,
उसके वैज्ञानिक नाम को देख लिए और उसके कुल का यानी फैमिली के नाम को देख लिए, हो गया। बस इतना ही चीज़ समझ गए हम लोग। उसी को क्या बोलेंगे, बोटेनिकल गार्डन। यह सब क्या है, पहचानने का तरीका है ना। अभी जीवों के बारे में पहचानो, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, बायोलॉजी दुनिया के बारे में समझो। इसका नाम है था द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या था, द लिविंग वर्ल्ड, यानी दुनिया को पहले समझो और तब अगला चैप्टर क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। तो पहले तो इस चैप्टर में दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं को जाने, उसके 7 पद को जाने, इतने ना पढ़ना हमको है। वैज्ञानिक नाम और 7 क्रम को जानिए। तो बोटेनिकल गार्डन एक हो गया हमारा। अब एक याद रखने वाली बात है कि फेमस बोटेनिकल गार्डन यानी सबसे चर्चित बोटेनिकल गार्डन जो है सो वह कौन है। इस तस्वीर देखिए, कितना मस्त तस्वीर है। यह कहाँ का तस्वीर है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। कहाँ पर है यह, कीव शहर है। कौन चीज़ है, हाँ रॉयल, जैसे चिड़ियाघर पटना में, जैसे संजय गांधी जैव उद्यान कहाँ है, पटना में है, तो पटना शहर का नाम हुआ। ठीक उसी प्रकार नाम इसका हुआ रॉयल बोटेनिकल गार्डन। कहाँ अवस्थित है, क्या कीव कहाँ है, इंग्लैंड में है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे फेमस गार्डन कौन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। एक बार पूछा था मेडिकल परीक्षा में, पूछ ले है क्वेश्चन, समझ गए, याद रह जाएगा। सबसे बड़ा कौन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। कहाँ पर है, घूम लो इसमें जाकर, घूम लिया नहीं घूमे हो, एकदम इमेजिन करो, आंख बंद करके चलो इस माहे, कथी गिर गए, ये माहे घुस जाओ। या देखो, मान लिया कि तुम हो ना, तुम घुसो इधर से, यार देखो फूल देख रहे हो इस क्यारी में, यहाँ से खड़ा होकर इस फूल को देखो, सूंघो कैसन महक है, सुंघाई दिया, महक अच्छा है, एहसास करो। फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, यहाँ देखो रंग बिरंगे फूल, यहाँ देखो, लेकिन तोड़ना नहीं है, तोड़ोगे जुर्माना लग जाएगा तोड़ना नहीं है, नहीं छूना है लेकिन तोड़ना नहीं है। फिर आगे चलो, देखते चलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देख ये पर तू बैठल है ना, बैठल, अब घूमते घूमते थक गए हो तो बैठ कर नाश्ता पानी कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार घूमते घूमते चलो और वापस फ्लाइट से आ जाओ, आ गया, फिर क्लास में आ जाओ। इसके अंदर जो है ना, चारों तरफ से पिंजरा बना दिया गया है। अब पिंजरा बनाकर इसमें कोई भी पक्षी आकर इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, समझ गए। सूरज की रोशनी जाएगी लेकिन पक्षी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार का यह यहाँ एक अनूठा पौधे का एक अनूठा संग्रह है। सबसे अधिक पौधे का संग्रह कहाँ होगा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। कहाँ पे, कीव। कौन देश में है, इंग्लैंड में है। और वो अपना देश में है कि ना है जी। अब देखो इंडियन बोटेनिकल गार्डन, चल हावड़ा में, हावड़ा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है, यहाँ पर अपना बगल में कलकत्ता। कभी घूमने जाओगे तो सोचना, कभी कलकत्ता जाना पड़े घूमने के लिए तो कहना हम चलेंगे देखने, कौन चीज़, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। देखो पौधे से मनुष्य बना दिया है, झरना है, हाथ से क्या चू रहा है, पानी चू रहा है। जाकर देखो ना, हाथ में क्या चू रहा है इसका, किससे बना दिया, ये पौधे से बना दिया। कितना मजा आएगा देखने में। कलकत्ता कभी जाओगे तो घूम कर देख लेना, ठीक, हम ले चले अब चलिए एक और है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। लखनऊ में देखिए, तो 3 गो फेमस बोटेनिकल गार्डन देख लिए। सबसे पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन और तीसरा पोजीशन। कभी अगर जाने का मौका मिले तो आप लोग देखिएगा जरूर, और देखने के साथ खाली घूम कर न चलाइएगा। वहाँ पौधे को देखकर क्या क्या नाम जानना है हमको, वैज्ञानिक नाम, कुल का नाम, ठीक। इतना ही डायरी पर संग्रह कर लीजिए, हो गया कौन चीज, टेक्सोनोमिक एड्स। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, क्या बचा, म्यूजियम। अभी तक पौधा को क्या कर रहे थे, एगो में पौधा के मार कर रख रहे थे, सुखाकर हर्बेरियम में, और एक जगह जीवित पौधा को रखा गया बोटेनिकल गार्डन में। और तीसरा कौन चीज है, म्यूजियम। इसमें पौधे और जंतु दोनों को रखा जाएगा। देखिए संग्रहालय हिंदी में क्या बोलेंगे क्या, तो संग्रहालय में अध्ययन के लिए, यानी हमको पढ़ने के लिए, जानने के लिए
परिरक्षित करते हैं किसको? पौधे और प्राणियों के नमूनों को। अब यह जीवित नमूना कि मृत नमूना? नहीं, संग्रहालय में मृत नमूना को रखा जाता है। यह देखो, ये सब पौधा क्या है जी? सूखा हुआ है ना। ये देखो, इस सब को मार के रखल है। क्या होता है कि मारकर एक लिक्विड में डुबा देता है और चारों तरफ से एक शीशा में बंद कर देता है, ठीक, और उसमें डाल देता है ताकि जैसा है वो इसी सब दिन रह जाएगा, गलेगा नहीं वो। तो उसी को रख देते हैं तो क्या बन गया? देखिए पक्षी है, लग रहा है ना कि हाँ रख देता है। नहीं सुने, मनुष्य को लाश को कई 100 वर्षों तक रख रहता है फ्रीजिंग करके। मम्मी नाम सुने हो? मम्मी मतलब क्या होता है? मरा हुआ सड़ा हुआ लाश। यहाँ मम्मी को मम्मी कह देते हैं ना, कहते हैं मम्मी को मम्मी ना कह देते हैं। तो मम्मी कह रहे हो तो समझो कि मरा हुआ लाश है। और डैडी कह रहे हैं ना, कोई डैडी कहती है अपने पिताजी को, तो डैडी डेड से बना, तो मरा हुआ आदमी जिसका आत्मा मर चुका है। अच्छा, ये शब्द आया कहाँ से? सोच सकते हो शब्द आया कहाँ से? तो चल जाइएगा इंग्लैंड में ना, तो हुआ फिल्म में चला था मॉम और डैड, 2-4 गो फिल्म में आया, सब बोलने लगा ओह मम्मी या ओह डैडी। एगो आयल था, वो एगो बेटी थी उसकी 8वां या 9वां में पढ़ रही थी सियानी, वो भी अपने पिताजी को पिताजी नहीं डैड बोले। डैड पूछ रही थी कि मम्मी मम्मा डैड कहाँ है? हम कहे डैड कहाँ है सुने, तो हम बोले कि वो देसी मुर्गी और बिलायती बोली तो बिलायती बोली क्या हो गया? डैड। अब देखिए ये शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आप जाओगे ना यूरोपियन देश में, तो वहाँ पे बच्चा को जन्म देने के बाद माँ नहीं पालती थी, बाप नहीं पालता था, बच्चा को जाके कन्वेंट स्कूल में धाता था। अपने यहाँ गुरुकुल था और यूरोप में कन्वेंट था। तो बच्चा को पैदा किया, पैदा करने के बाद सीधे उठा को डाल दिया कहाँ पे? चर्च में। और उस बच्चा को पढ़ाना लिखाना पालना पोसना सब सरकार की जिम्मेवारी में होती थी। और उस सरकार देख रेख करने के लिए चर्च में एगो पादरी के रखले रहते थे ना, फादर होते हैं। अब देखिए फादर यानी पिताजी, अपने यहाँ फादर क्या बोलते हैं? पिताजी को। तो जो बच्चा को केवल पैदा करके अब पहुँचाया कहाँ पे? चर्च में, तो उसको पाल रहे थे। तो अपने यहाँ से बॉडू ले लिया फादर, क्या ले लिया? हम लोग कहते हैं पिताजी। तो फादर वहाँ हो गए कौन? चर्च में बच्चे को पालने वाले। और उसने सिखाया उस बच्चों के कि तुम्हारी मॉम है या तुम्हारे ही डैड है। तो मम्मी और डैडी शब्द वहाँ से आ गया। तो बच्चा के लिए मम्मी जीता हुई कि मरल हुई? जो मम्मी जन्म देकर बच्चों को रखा या अनाथालय में, तो मम्मी क्या हुआ? मरा हुआ कि जिंदा? मरा हुआ। अब दूसरा समझो, बाप भी वहाँ रखा या बाप अलग है या माँ अलग है, दोनों अलग अलग काम कर रहा है। जब मन होता है मिलता है, नहीं मन होता है नहीं मिलता है। मालूम चला कि दोनों माँ बाप का एगो संतान है। बाद में मालूम चला कि इसकी मम्मी को, जो मम्मी थे पापा थे, क्योंकि पहले वहाँ शादी विवाह करे कोई रहता नहीं था, जकरा मन तेकरा साथे 6 महीना रहा, बच्चा पैदा कर लिया, कुत्ता बिलाई लेखा रखा या कहाँ पर? चर्च में। अब उसी से बच्चा निकलता था, तो उसके लिए वो मम्मी और डैड होता था, लेकिन वहाँ माँ बाप का नाम लिखा जाता था वहाँ पे। अब यहाँ पर जब देखोगे फादर्स डे और मदर्स डे मनाया जाता है, तो यह भी कहाँ का परंपरा है? यहाँ सब बड़ा बढ़िया से लिख देता है, फेसबुक पर देखता है कि मदर्स डे, और मम्मी के साथ फोटो शेयर कर देता है। फादर्स डे में फादर्स के साथ फोटो शेयर कर देता है। अरे बेवकूफ़, पहले समझिए भारत का कल्चर क्या है। यह यूरोप का सभ्यता था। वहाँ क्या था कि मम्मी पहुँचा दी बच्चा को, लेकिन मम्मी कभी मिलने नहीं गई। तो साल में एक दिन वह कन्वेंट वाला, चर्च वाला दिन निकाला, मदर्स डे, यानी सभी बच्चे अपने असली माँ से मिलेंगे। तो असली माँ से मिलने के लिए बना दिया कौन चीज़? मदर्स डे। 365 दिन तो माँ से मिलना नहीं है, एक दिन माँ से मिलना है, तो वो बनाया था कौन चीज़? मदर्स डे। तो माँ मिल गया। और उसके बाद बना दिया वो फादर्स डे, तो बाप से मिल गया। तो अलग दिन मिला माँ से, तो मदर्स डे हो गया। और दूसरे किसी और दिन को बना दिया फादर्स डे, तो हो गया फादर्स डे। तो हो सकता है उस माँ की कई संतान होगा किसी और बाप से,
और उस बाप का कोई और संतान होगा किसी और माँ से भी होगा ना वहाँ पे। तो इस प्रकार से फादर्स डे या मदर्स डे हुआ से आया, और हम लोग के यहाँ देखते हैं लड़का से समझ में ना आता है और डाल देता है फादर्स डे या मदर्स डे। क्या तुम्हारी माँ भी ऐसी पैदा करके छोड़ाई थी ना, छोड़ाई थी? तो समझते नहीं है हम लोग, लेकिन फैशन की दुनिया में बोल देते हैं डैड, मॉम, फादर्स डे, मदर्स डे। और से और कभी और चर्चा करेंगे, वैलेंटाइन डे क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे कभी। यहाँ वो भी लोग मना लेता है। अपना सभ्यता संस्कृति में सब है नहीं है। आगे चलो, हम टॉपिक कौन पढ़ रहे थे? तुम लोग में से कोई मनाएगा जी फादर्स डे, मदर्स डे? मम्मी को तो मॉम कहना छोड़ ही दो। हाँ तो वही ना बोल रहे, मम्मी मतलब क्या थी? मरा हुआ। अभी मम्मी का मतलब क्या? इसमें क्या है, कोई लाश मर जाता है उसको केमिकल में डुबा के छोड़ दो, वैसे ही पड़ल रह जाएगा, उसी को बोलते हैं मम्मी, यानी मरा हुआ लाश है। ठीक, तो मम्मी जीवित है, बच्चा सब मम्मी बोलने लगा। इसका मतलब क्या? मम्मी जीवित है लेकिन उस बच्चा के लिए किसके समान है? लाश के समान है। तो आपकी मम्मी तो आपको अपने साथ रखी है, पाली है, पोसी है, ख्याल रखी है ना, कपड़ा खींच कर पहनाती है, रोटी बना कर खिलाती है, बीमार पड़ते हो दिन रात सेवा करती है। तो क्या उनको मम्मी कहना उचित हो? हम लोग अपना बोले माता जी ना, पिताजी। हमारे गुरुदेव है, अपने बच्चे को आज तक पप्पा नहीं बोलने दिए। ऋषिराज प्रसाद राय है, बगल में है, राजदेव बाबू हैं, वो आज तक अपना उनके सब जो बच्चा है सब बोलता है माता जी और पिताजी। वो आए भी सब बच्चे पिताजी ही बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं मम्मी या पप्पा, समझ गए? लेकिन हमरो बच्चा सब अब हमरो घर के लड़का से जो पैदा ले लिया है वो सब ननियाल दधियाल से जाकर सीख लिया है मम्मी या पप्पा। हाँ, शुद्ध शब्द क्या है? पिताजी या माता जी ना है। कितना अच्छा है, माए बाबू। हम सोचता भी माए मम्मी या पप्पा बोलना लोग अपना प्रेस्टीज में जोड़ लेता है कि इज्जत के बात है ना। अब माया बाबू कहना लगता है कि कुछ गलत शब्द बोल रहे हैं। अरे बेहुदा, समझो, माँ माए और माँ कितना प्यारा शब्द दिल से निकलता है। अब मम्मी कद से निकलता है रे? ओठ से निकल जाता है। बाबूजी कितना प्यार से लेते हैं ना, पिताजी, बाबूजी। तो ये सब शब्द चलल है। अब जिसको जो बोल रहा है सो ठीक है, अब बदलना मत, ना सब हंसने लगेगा। ठीक, अब देखिए म्यूजियम के बारे में समझ गए हो ना। देखिए ये भी एक प्रकार का म्यूजियम है। देखिए संग्रहालय में कौन कौन चीज को शामिल किया गया है सो देखिएगा। संग्रहालय में शामिल किया गया है, कोई भी जीव है उसके नमूना को मारकर उसका नमूना बनाएंगे ना। देखिए जीवों के नमूना को परिरक्षित घोल में डालकर किस में बंद किया जाता है? जार में बंद किया जाता है। जार समझ रहे हो ना? एक शीशी होगी और इस शीशी में रख देगा जीव को। ठीक, मारकर घोल रहेगा, रख देगा, ताकि उसमें वो जैसा है वो इसी पर रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। और देखिए पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। म्यूजियम में कैसे करते सो देखो, पौधे और प्राणियों के नमूनों को क्या करके? सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र कर मारने के बाद कीटों को डिब्बों में, किसमें? पिन लगा कर रखते हैं। देख लीजिए कीट है ना, एक से मार कर पिन लगा के रख दिया गया। कहाँ पे रखा? डिब्बा में रख दिया। और इस सबको एक संग्रहालय में सजा दिया गया कि कभी भी कोई जाओगे तो देख सकते हो जीवों को। अब उसके बाद ये देख रहा है सब पक्षी को मार कर रख ले है। ये डायनासोर थोड़ी है रे, हाथी है। अब हाथी को मार कर इसके जैसा रचना को बना कर वहां रखा गया है। ठीक, जाकर देखते हैं हम लोग। अब देखिए बड़े प्राणी में कौन आ जाएगा? पक्षी और स्तनधारी। जैसे पूरा पक्षी को देख रहे हैं, आई किसको? बड़े प्राणी में हाथी देख रहे हो, को प्रायः भर कर परिरक्षित करते हैं। यानी उसके कभी कभी जो मर जाता है तो उसके खाल में भूसा उसा ठूस देते हैं। खाल में क्या करेंगे? भूसा, रुई वगैरह कुछ ठूस का सीधे रख देंगे, या खाल जैसे आकृति बनाकर ठूस को उसमें हम डाल देंगे। तो कौन चीज डाला हुआ है?
हाथी को। बच्चा जाकर देखेगा, क्या देखेगा? हाथी को देख रहा है। अच्छा, जो भी जीव को मारेगा रखने के बाद सब जगह उसका वैज्ञानिक नाम और फैमिली का नाम लिखल होना चाहिए, तब ना टैक्सोनॉमिक एड्स का मान्यता पूरा होगा। कि जाएंगे तो हम टैक्सोनॉमिक एड्स क्यों? हमको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जीवों को देख कर समझने के लिए ही ना टैक्सोनॉमिक एड्स है। अभी देख कर समझो। उसके बाद देखिए, कभी कभी क्या किया जाता है, मानव के कंकाल को भी रखा जाता है, प्राणियों के कंकाल को रखा गया है। ये देखिए, मनुष्य के कंकाल है कहाँ पे? हाँ, अलग अलग प्रकार के जीव है। ये मनुष्य हो गया, ये बंदर हो गया, उससे भी छोटे जीव हो गए, 4 पैर वाले जीव हो गए। हाँ, ये देखो, गाय भैंस का छोटे जीव का कंकाल है ना, तो सभी के कंकाल को रखा गया है। ये भी किसमें? म्यूजियम में। ये देखिए, ये किसका कंकाल है जी? चमड़ा मांस सब हटा दिए, खाली क्या बचा? हड्डी। इसी को जैसा फ्रेम है उसी लगा के खड़ा कर दिया गया। अब जाएंगे तो इस फ्रेम को देखकर समझ जाएंगे कौन है? हाथी है। इस फ्रेम को देखकर समझ जाएंगे कौन है? मनुष्य है, बंदर है, 4 पैर वाला जंतु है। तो इस सब को क्या करते हैं? समझने के लिए है ना, जीवों को देखने के लिए। अंदर से बनावट क्या है और बाहर से बनावट। मनुष्य को देखते हैं तो अंदर से खूब बढ़िया चमड़ा लगा हुआ दिखाई देता है, और सीधे चमड़ा मांस सब हट जाए, खड़ा हो जाए, हम तो सामने में तक बाप रे भूत है, भाग जाओगे ना, बाप रे भूत ना, अब भाग जाओगे। भूतहा फिल्मों में दिखा देता है, कंकाल के खड़ा दौड़ रहा है ना। सब अब हो गया हमारा खत्म। अब क्या हमारा है? जूलॉजिकल पार्क्स। इसी को क्या बोलेंगे? जूस या चिड़िया घर। तो चिड़ियाघर में खाली चिड़िया रहेगा जी? सभी जंतु रहेंगे। देखो, इसमें हरिण है, मगरमच्छ है ना, बाघ है, सांप है। आदमी को समझे, जू का मतलब क्या होगा? चिड़ियाघर। इसमें जितने भी वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जीव है, उसको जंगल से निकालकर और उसको हूबहू जंगली वातावरण बना के उसमें संरक्षित रखा जाता है। बांध के नहीं रख सकते हैं। देखो, चिड़ियाघर में कोई जीव के बांध कर रख ले है? हम यहाँ जंगली जीव जो भी है, जैसे पालतू बना लिए, गाय भैंस को पालतू बना लिए, था तो जंगली जीव, उसको पालतू बना लिए है तो बांध कर रख ले है ना। लेकिन वहाँ पर क्या कोई जीव बंधे हुए हैं? उसको जैसा वातावरण, मूल वातावरण जैसा है वैसा ही वातावरण में रखा गया है। उसी को बोलते हैं जू या जूलॉजिकल पार्क, चिड़िया घर बोलेंगे इसको। अब देखिए, इसमें किसको रखा जाएगा? तो वन आवासी यानी वन में रहने वाले जीवित प्राणी रखे जाते हैं। यानी जो वन में, जंगल में रहते हैं उसी को रखा जाता है। कोई मनुष्य को उसमें पिंजरा में बंद करके नहीं रखा जाएगा। तो जितने भी जंगल में रहने वाले जीव हैं उसी को रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इससे हमें वन जीवों की, मानव की देख रेख में, इस सब वन जीव को किसके देख रेख में? मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अब वहां पे हम जाएंगे तो जीवों के बारे में क्या पता चलता है कि जीव, जंगली जीव जो है, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, फैमिली नाम क्या है। 3 चीज पहले सीख गए। उसके बाद इसका आहार, भोजन क्या है, इसका प्रकृति, नेचर क्या है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। अब 2 जीव के पास में चल जाओगे तुम, जैसे एक चल गए सांप के पास में, चल गए ना, तो सांप के बारे में क्या सीखे? तो सांप के बारे में आहार क्या सीखे कि किसी भी जीव को यह निगल जाता है, निगल जाता है भोजन के लिए। और इसकी प्रकृति क्या है, हमारे लिए लाभदायक है कि नुकसानदायक है? जब बाहर निकल जाएगा हमको डंक मार देगा, हमको डस लेगा तो विष हमारे अंदर डाल देगा। तो इसकी प्रकृति क्या है? जहरीला है। अब इसी जगह दूसरे जीव को ले लिए, कुछ दूसरे जीव को ले लो इसमें से, जैसे तोता, इसमें ले लिए कीट पतंग को ले लिए ना, तो कीटे पतंग को ले लिए तो इसके रहने का जगह देख लिए, फूलों पर रहेंगे। इसके प्रकृति को देख लिए तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। और इसके व्यवहार को जानेंगे तो ये कीट नुकसानदायक तो ना है, लेकिन इसी में अगर बिढ़नी है, कहीं उड़ रहा है, ये अगर डंक मारेगा तो मुंह हाउप कर देता है ना, कर देता है। तो इसका डंक से बचना चाहिए।
तो जूलॉजिकल पार्क में क्या है, वन आवासी को रखा जाता है, जंगली जीवों को रखा जाता है, किसके देखरेख में, मानव की देखरेख में। क्या सीखते हैं, उसके आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखते हैं। अब आइए अगला होगा की, यानी चाबी। की मतलब क्या, ठंडा लग रहा है, कुंजी। अब इसमें क्या करते हैं, किसी दो जीवों को विपरीत गुण के आधार पे समानता और असमानता को अध्ययन करते हैं। जैसे देखिएगा कि कुंजी, समझो कुंजी क्या है, तो कुंजी का प्रयोग समानता तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। अब देखिए किसी भी दो जीव में, जैसे इस जीव के लेते हैं, एक जीव का स्किन यानी चमड़ा, लेकिन इस पर कोई भी हेयर नहीं पाया जाएगा, इस पे हेयर पाया जाएगा। तो दोनों छिपकली जैसा है ना, तो एक ही जीव के दो अलग अलग गुण को देख लिए, इसमें समानता क्या है और विविधता क्या है। एक में बाल पाया जाएगा, देखिए किस गुण के आधार पे, तो हेयर, हेयर नो और हेयर यस। अब तीसरा गुण चलेंगे, अब देखेंगे अपोजेबल थम्स नो और बाइपेडल में यस। तो हम क्या देखें कुंजी में, किसी भी जीवों में, देखिए गोरिल्ला है, क्या है, तो गोरिल्ला को पूर्ण रूप से हम बाइपेडल है, दो पैर वाला नहीं कहेंगे। दौड़ेगा तो ऐसे ऐसे दौड़ेगा, दौड़ेगा ना, खड़ा होकर सीधा दौड़ सकता है, और इंसान क्या करेगा, खड़ा होकर हम लोग दौड़ सकते हैं। तो बाइपेडल यानी दो पैर वाले में मनुष्य पूर्ण रूप से दो पैर से दौड़ सकता है, क्या गोरिल्ला दौड़ सकता है, ये ऐसे ऐसे जंप करेगा ना, इसको दौड़ने के लिए अगला हाथ का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो बाइपेडल मनुष्य क्या हो गया, एस। तो अब हम समझ गए कि कुंजी में क्या करते हैं, तो किसी भी जीव को समानता और असमानता के आधार पे पहचान करते हैं, कौन गुण इसके पास में है और कौन गुण या तो यस या तो नो। जैसे इसमें देखे हेयर है, तो सैलामेंडर के पास में नो, और इधर सबके पास में यस, यानी इस सबके पास में है, इसके पास नहीं है। अब आइए अपोजिट थंब, इसके पास में नो, बाद बाकी सब में यस। फिर आइए बाइपेडल, टाइगर में नो, गोरिल्ला में, जैसे कौन सा गुण आया, अपोजेबल थम्स, बाघ में नो और गोरिल्ला और मनुष्य में यस। बाइपेडल गुण को लेंगे तो गोरिल्ला में नो और मनुष्य में यस। तो किसी भी जीवों के एक गुण को यस या नो, समानता और असमानता के आधार पर बांटकर इसके गुण का लक्षण करते हैं, यही क्या कहलाता है, की में कोई दिक्कत। देखिए अब इसमें समझेंगे कुंजी विपर्यासी, विपर्यासी का अपने शब्द में क्या बोलेंगे, विपरीत यानी उल्टा। लक्षणों जो प्रायः जोड़े युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। तो कोई लक्षण जोड़ा में, जैसे बाल है और बाल नहीं है, तो जोड़ा लक्षण हो गया ना, तो उसी के आधार पर इसको अंतर करते हैं। तो अब एक लाइन और है, कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता होती है, यानी एक को यस और दूसरे को नो होती है। क्लियर। तीसरा है कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। प्रत्येक कथन यस है तो हाँ, नो है तो नो, तो क्या करता है, मार्गदर्शन का कार्य करता है। हालांकि नया सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। अब आएगा फ्लोरा, क्या आ जाएगा, तो फ्लोरा एक प्रकार का क्या है, तो फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थान के विषय में जानकारी होती है। तो पौधा और उसके वास स्थान के विषय में जानकारी होती है, किसमें, फ्लोरा में। तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, टेक्सोनोमी के एड्स के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तक है ना। इस पुस्तक में क्या है, फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय, यानी किस क्षेत्र का, हिमालय क्षेत्र में जितने भी पौधे पाए जाएंगे उसके बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में। तो पुस्तक एक प्रकार का क्या हो गया, फ्लोरा हो गया। ये दूसरा पुस्तक देखिए, मैनुअल्स ऑन हार्मफुल मैराइन माइक्रो एल्गे। ये पुस्तक में वैसे जीवों के बारे में चर्चा है जो नुकसान है, छोटे शैवाल, छोटे पौधे जो नुकसानदायक है, जैसे लाल शैवाल पढ़े थे ना आप लोग। लाल शैवाल समुद्रों के जल के सतह पर अचानक संख्या बढ़ते हैं,
तो पानी उसका लाल हो जाता है और उसके पास से एक विषैले पदार्थ निकलते हैं, टॉक्सिन होता है जो समुद्री जीवों को, मछलियों को मार देती है। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कितने प्रकार के लाल शैवाल है, उन सभी के बारे में चर्चा है किस किस पुस्तक में, एक अलग पुस्तक बन गया। फिर उसी प्रकार फंगल फ्लोरा, एक फंगल फ्लोरा के बारे में चर्चा है, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट एशियन सीवीड्स, यानी साउथ एशिया में पाए जाने वाले समुद्री घास के बारे में केवल चर्चा है। तो सब एक प्रकार का क्या हुआ, पुस्तक है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कौन कौन जीव, कौन कौन पौधे पाए जाते हैं, उनकी चर्चा की गई है। समझ गए। तो फ्लोरा क्या हो जाएगा, एक विशेष प्रकार की पुस्तक है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे की जानकारी होती है। फ्लोरा के बाद देखेंगे अब फ्लोरा के बाद आएगा हमारा कौन चीज, मैनुअल्स। मैनुअल्स को बोलते हैं नियम पुस्तिका। आप कभी मोबाइल घर में खरीदाया, कभी मोबाइल के साथ में कितना को निकलता है इंस्ट्रक्शन बुक्स, उस पर लिखा रहता है मैनुअल्स। मोबाइल के बारे में सारा जानकारी होगा उसमें, बैटरी कैसे लगाए, कैसे ऑन करे, कैसे ऑफ करे, सब होगा ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, नियम पुस्तिका। ठीक इस मैनुअल्स होते हैं जीवों के बारे में, उनके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे जंतुओं के बारे में चर्चा है, इसको क्या बोलेंगे, नियम पुस्तिका बोलेंगे। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। तो किसी क्षेत्र में स्पीसीज से मिलने वाली क्या मिलती है, तो इसमें केवल पौधे नहीं जंतुओं के बारे में भी मिलेगी। नियम पुस्तिका में केवल पौधे नहीं जंतु भी आ जाएंगे, और फ्लोरा में केवल और केवल पौधा आएंगे। देखिए दोनों पुस्तक है, फ्लोरा में केवल और केवल पौधा है, लेकिन मैनुअल्स में पौधा भी हो सकता है और जंतु भी हो सकते हैं। तो दोनों एक प्रकार का क्या है, बुक है, किताब है। अब आइए मोनोग्राफ्स, ये भी एक प्रकार का क्या है, किताब है। इसमें क्या है, तो मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सन की पूरी जानकारी होती है। तो एक टैक्सन क्या है, मनुष्य, तो खाली मनुष्य के बारे में चर्चा है, किसी दूसरे के बारे में चर्चा नहीं होगी। उसको क्या बोलेंगे, बिल्ली है तो जंगली बिल्ली से लेकर काली बिल्ली से लेकर अपना घरेलू बिल्ली तक सबके चर्चा होगा, तो क्या कहलाएगा, मोनोग्राफ। तो किसी एक टैक्सन की जानकारी होगी, किसकी जानकारी होगी, केवल एक टैक्सन के बारे में जानकारी होगी, किसमें, मोनोग्राफ में। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा टैक्सोनॉमी के एड्स के अंतर्गत आ जाएगा। अब अंत में देखेंगे हम लोग, एक दो और बचा हुआ है, एक है कैटलॉग। कैटलॉग, कभी आप लोग कपड़ा खरीदने गए हो, सूट का देखे हो, पन्नी के ऊपर से कोई लगा रहता है, एकदम कोई लड़की की फोटो रहेगी खूब बढ़िया से कपड़ा पहने हुए, उसको देखकर अंदाज लगा लेते हैं कि आगे का डिजाइन कैसा होगा कपड़ा का, पीछे का डिजाइन कैसा होगा। तो क्या हो गया, कैटलॉग हो गया। लंबा लेंथ में कपड़ा है, लेकिन उस बनने के बाद कैसा बनेगा वो पूरा बताया था कैटलॉग में। ठीक उसी प्रकार कौन चीज़ यहाँ पे है, कैटलॉग। लेकिन यह कपड़ा का कैटलॉग है नहीं, किसका कैटलॉग है, प्रजातियों का कैटलॉग है। किसके रूप में है, वर्गानुक्रमिक सूची है, यानी एक प्रकार का छपा हुआ प्रिंट किया हुआ पेपर है जिसमें प्रजातियों का क्रमबद्ध स्पीसीज से लेकर किंगडम तक का क्रम लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए।